के बीच जहां चारों ओर मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, एक ट्रक तेजी से सड़क पर भाग रहा था। अंदर 2 सर्वाइवर्स अपने परिवारों तक पहुंचने की होड़ में थे, लेकिन एक समस्या थी। मॉन्स्टर्स तेजी से करीब आ रहे थे। तभी मेन कैरेक्टर किम ने ट्रक का पिछला दरवाजा खोला और अपने सबस्पेस का इस्तेमाल करके पीछा कर रहे क्रीचर्स पर हर तरह का कबाड़ फेंकना शुरू कर दिया। खासकर रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज बहुत प्रभावी साबित हुए। मॉन्स्टर डॉग्स कुचले गए और सड़क पर बिखर गए। खतरा टल जाने के बाद अब उनके रास्ते में कुछ नहीं था। किम ने तो अपने सबस्पेस से एक कोक और एक डोनट भी निकालकर ड्राइवर को दिया ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। लेकिन ये सिर्फ कोई सबस्पेस नहीं था, ये एक पूरा लॉजिस्टिक सेंटर था जो रिसोर्सेज को अनंत रूप से मल्टीप्लाई गुणा करने में सक्षम था, और वो सब कुछ हमारे हीरो के कंट्रोल में था। वो खुद भी किसी भी समय वहां छिप सकता था और यहां तक कि अपने दोस्तों को भी इस सेफ जोन में ला सकता था। तो उसे ऐसी अविश्वसनीय पावर कैसे मिली? ये सब कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ था। कहानी हमारे 9 to 5 वर्कर किम से शुरू होती है, जो अपनी जॉब पर अपने एक क्लैंकर बडी रोबोट दोस्त से बात कर रहा है। वो लगातार बकबक किए जा रहा था, लेकिन रोबोट को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उसे इग्नोर कर रहा था। ये फैसिलिटी ज्यादातर एआई रोबोट से भरी थी, इसलिए यही सब सोशल इंटरैक्शन उसे मिल पाती थी। हमारा लड़का आह भरता है क्योंकि वो इन सब क्लैंकर से थोड़ा परेशान था और इस तरह की जगह पर आने का रिग्रेट कर रहा था। बस 2 महीने पहले ही मिलिट्री से डिस्चार्ज होने के बाद वो होप और पैशन से भरा था। हालांकि ये ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि जल्द ही उसे अपने माता पिता से एक टेक्स्ट मिला जिसमें बताया गया था कि वे एक अलग शहर में जा रहे हैं। इसका मतलब था कि हमारे लड़के को अपने स्कूल के पास एक स्टूडियो अपार्टमेंट में अकेले रहना होगा। उसके माता पिता ने पहले ही 6 महीने का रेंट भर दिया था और उसके पास अपनी मिलिट्री सर्विस की कुछ सेविंग्स भी थीं, लेकिन फिर भी उसे एक जॉब ढूंढनी थी। मेरे यार ने सोचा था कि सब कुछ सनशाइन एंड रेनबोज जैसा होगा, जब तक कि उसने सच में जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश नहीं की। उसे तो इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके पास अपनी उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। 1 महीना जल्दी बीत गया और वो अपना माइंड खो रहा था। उसने अपनी बहनों को टेक्स्ट किया, जिन्होंने उसे और भी ज्यादा मजाक उड़ाया। उनमें से एक ने एआई डिलीवरी कंपनीज के लिए अप्लाई करने का सुझाव दिया क्योंकि काम आसान था। इस तरह वो इस जगह पर पहुंच गया जहां वो असली लोगों के बजाय रोबोट से बात कर रहा था। जब वो विचारों में खोया हुआ था, तभी उसका मैनेजर उसके पास आता है और बताता है कि स्टॉक में ट्यूना कैन्स खत्म हो गए हैं। हालांकि रोबोट अभी भी दिखा रहा था कि कुछ बचे हुए हैं। वो उसे बॉक्सेस ढूंढने के लिए कहता है और इससे पहले कि हमारा लड़का जवाब दे पाता, मैनेजर चला जाता है। मेरा यार बस वहीं खड़ा रह जाता है, अपने मन में सोचता है कि ये आदमी तो रोबोट से भी ज्यादा ठंडा, निर्दयी है। वो स्टोर के पीछे जाता है और आखिरकार गुम हुए बॉक्सेस को ढूंढ लेता है। जैसे ही वो उन्हें निकाल रहा था, उसे अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। पता चलता है कि उसके मैनेजर ने गलती से उसे फैसिलिटी के पीछे बंद कर दिया है। वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं था। हमारा लड़का अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और थोड़ी देर के लिए पीछे चिल करने का फैसला करता है, क्योंकि ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। वह अपनी बहन को एक सेल्फी भी भेजता है। अचानक वो उसे टेक्स्ट करती है कि उसने अपने घर के सामने एक बिल्डिंग कोलैप्स, इमारत ढहने की आवाज सुनी है। कुछ ही देर बाद उसे उसका कॉल आता है, लेकिन जैसे ही वो पिकअप करता है, पूरी फैसिलिटी हिलने लगती है और अलार्म्स बजने लगते हैं। वो घबरा जाता है क्योंकि स्टाफ हर किसी को इवैक्यूएट, बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वो दरवाजा पीटने लगता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहां तक कि उसके फोन बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो इमरजेंसी सर्विस को भी कॉल नहीं कर सकता था। बात को और बिगाड़ते हुए कोई बाहर से दरवाजे को वायलेंटली, हिंसक रूप से तोड़ना शुरू कर देता है। किम बेवकूफ नहीं है और अंदर ही अंदर वो जानता है कि अगर उसने वो दरवाजा खोला या कोई आवाज निकाली तो वो मर जाएगा। इसलिए वो शांति से बैठ जाता है और सब खत्म होने का इंतजार करता है। सौभाग्य से उसके लिए बैंगिंग, ठोकर मारना बंद हो जाती है और वह वेयरहाउस में 3 दिन तक फंसा रहता है। वो मान लेता है कि बाहर कुछ बड़ा चल रहा होगा, क्योंकि अभी तक कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया था। हालांकि वेयरहाउस में फंसे रहना भी उसकी जान बचा गया था, इसलिए वो कंप्लेन नहीं कर सकता था। अपने फोन की बची हुई आखिरी बैटरी का इस्तेमाल करके अपनी बहनों को एक नोट भेजने के दौरान वो उम्मीद करता है कि उसके देश का कोई सोल्जर आकर उसे बचाएगा। अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो उसे सूचित करता है कि उसे चुना गया है और उसने एक एबिलिटी क्षमता अवेकन कर ली है। उसकी एबिलिटी डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि वो एक ऑब्जेक्ट को अपने सबस्पेस में स्टोर कर सकता है। अपने सामने सिस्टम स्क्रीन देखकर हमारा लड़का सोचता है कि उसने ऑफिशियली ट्वीकिंग शुरू कर दिया है और कैजुअली सिस्टम से पूछता है कि क्या वो पूरे लॉजिस्टिक सेंटर को सबस्पेस के अंदर डाल सकता है। सिस्टम आखिरी बार कॉन्फर्मेशन पुष्टि मांगता है और उसके हाँ कहने के बाद पूरा सेंटर हवा में वैनिश हो जाता है। हमारा लड़का 3 दिनों में पहली बार बाहरी दुनिया देखता है और तुरंत रियलाइज करता है कि सब कुछ नर्क में चला गया है।
सिस्टम उसे सूचित करता है कि ऑब्जेक्ट को सबस्पेस में शिफ्ट होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वह अभी अभी जो देखा है उससे बहुत विचलित था। अचानक उसके सामने एक विशाल शैडो छाया दिखाई देती है और पीछे देखे बिना भी हमारा लड़का बता सकता है कि ये कुछ अच्छा नहीं है। वो 1 सेकंड के लिए खुद को संभालता है और मदद के लिए चिल्लाते हुए जितनी तेजी से भागता है। पीछे मुड़कर देखते हुए वो नोटिस करता है कि उसका पीछा करने वाला क्रीचर एक ओगर है और उसकी स्पीड को देखते हुए वो जल्द ही उसे पकड़ने वाला था। उसके लिए यह लकी था कि सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन खत्म कर देता है ठीक तभी जब ओगर उसे फाड़ने वाला होता है। वो जल्दी से कॉन्फर्मेशन मैसेज पर हाँ कहता है और एक पोर्टल के माध्यम से अपने ही सबस्पेस में टेलीपोर्ट हो जाता है। ओगर अभी भी बाहर था और वो उसे छेद के माध्यम से देख सकता था, लेकिन वो क्रीचर उसकी अनुमति के बिना अंदर नहीं आ सकता था। हालांकि ये सबसे चौंकाने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि हमारा लड़का पीछे देखता है और खुद को उसी लॉजिस्टिक्स सेंटर में खड़ा पाता है जिसे उसने मजाक में अपने सबस्पेस के अंदर स्टोर कर लिया था। जैसे ही वो ये सब समझने की कोशिश कर रहा था, उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसे ट्यूटोरियल पूरा करने और पहली बार अपने सबस्पेस में एंटर करने के लिए एक रिवॉर्ड मिला है। ये रिवॉर्ड एक मैना स्टोन निकला और हमारे लड़के को पता नहीं था कि इसका क्या करना है। इसके अलावा वो ओगर अभी भी दरवाजे पर खटखटा रहा था। सेफ रहने के लिए वो सिस्टम से कंफर्म करता है कि क्रीचर को तब तक अंदर नहीं आ सकता जब तक उसे अनुमति न दी जाए। सिस्टम विंडो में देखते हुए वो लॉजिस्टिक सेंटर के कुछ स्टैट्स पढ़ता है। हमारा लड़का नोटिस करता है कि सेंटर में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और रोबोट से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। रोबोट समझाता है कि सबस्पेस को ऑपरेशनल रखने के लिए उसे पावर देना जारी रखना होगा। ऐसा करने के लिए वो अपने मैना स्टोन्स का उपयोग कर सकता है, क्योंकि उनमें से एक फैसिलिटी को 24 घंटे तक चलाएगा। किम नोटिस करता है कि उसका रोबोट पाल अब ज्यादा स्मार्टर हो गया है। जब वे बात कर रहे थे तभी अचानक पावर बंद हो जाती है। रोबोट उसे चेतावनी देता है कि पावर के बिना कुछ फूड आइटम्स और खुद रोबोट को भी गंभीर डैमेज हो सकता है। जाहिर है, फैसिलिटी के अंदर एक डेडिकेटेड सिस्टम है जो ताज़ी वेजीज, मीट और यहां तक कि अन्य फूड आइटम्स को स्टोर और शिप करता है। हमारा लड़का तुरंत रियलाइज करता है कि उसकी वर्तमान सिचुएशन में फूड सर्वाइवल के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। वो रोबोट से पूछता है कि वो इस तरह के और स्टोन्स कैसे प्राप्त कर सकता है। क्लैंकर बताता है कि और माना स्टोन्स प्राप्त करने के लिए उसे बाहर के मॉन्स्टर्स को मारना होगा। हमारा लड़का ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अभी के लिए फैसिलिटी को पावर देने के लिए अपने मैना स्टोन का उपयोग करने का फैसला करता है। उन चीजों से लड़ने के लिए उसे एक वेपन चाहिए था, इसलिए वो कुछ टूल बॉक्सेस को देखने लगता है। वो जानता था कि मॉन्स्टर्स पर पास से अटैक करना बहुत रिस्की है, इसलिए वो ऐसी चीजें ढूंढने लगता है जिन्हें वो दूरी से फेंक सके। हालांकि टूल्स के आकार को देखते हुए उसे यकीन नहीं था कि वे विशाल ओगर को कोई डैमेज पहुंचाएंगी। फिर भी हमारे लड़के के पास कोई और चॉइस नहीं थी और ऐसा भी नहीं था कि उसे एक ही शॉट में मारना था। इसलिए वो सोचना बंद करता है और ओगर पर एक एएक्स फेंकता है। जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, स्ट्राइक ने उसकी मोटी मसल्स को बहुत कम डैमेज पहुंचाया। ओगर को थोड़ी देर स्लैश करने के बाद वो बचे हुए स्टॉक की जांच करने के लिए वापस जाता है और रियलाइज करता है कि बॉक्स में केवल एक ही एक्स बची है। वो रोबोट से बचे हुए स्टॉक की जांच करने के लिए कहता है, जबकि वो सोच रहा था कि क्या उसे जॉइंट्स को टारगेट करने के लिए कुछ भारी इस्तेमाल करना चाहिए। उसी समय रोबोट सर्च खत्म करता है और बताता है कि स्टॉक में उसके पास 15 एक्सेस बची हैं। ये सुनकर वो अपने मन में सोचता है कि उसे उनका इस्तेमाल स्पेयरिंगली संभलकर करना चाहिए। हालांकि वो जल्द ही रियलाइज करता है कि जब उसने उन्हें फेंकना शुरू किया था तब स्टॉक में एक्सेस की संख्या वही थी। हमारा लड़का टूल्स सेक्शन की ओर भागना शुरू करता है और देखता है कि ढेर सारी एक्सेस पड़ी हुई हैं। तभी रोबोट समझाता है कि चाहे वो इन आइटम्स का कितनी भी बार इस्तेमाल करे, उनकी क्वांटिटी कम नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, इस फैसिलिटी के अंदर उसके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाईज हैं। इसका मतलब ये भी था कि वो बचे हुए स्टॉक की चिंता किए बिना एक्सेस फेंकना जारी रख सकता था। हालांकि उसके थ्रोज अभी भी काफी वीक थे और ये मूल रूप से ओगर को सिर्फ टिकल गुदगुदी कर रहा था। उसके लिए लकी ये था कि रोबोट बताता है कि वो आइटम्स को बाहर शिप करके थ्रोइंग ऑटोमेटिकली स्वचालित रूप से कर सकता है। इस एबिलिटी में 30 सेकंड का कूल डाउन था, जो स्किल लेवल अप होने पर कम हो जाएगा। किसी आइटम को बाहर शिप करने के लिए उसे बस उस आइटम के बारे में सोचते हुए शिप इट डैश शिप हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली बाहर शिप हो जाएगा। हमारा लड़का जल्दी से कोशिश करता है और एक एक्स सीधे ओगर की ओर उड़ता है, सीधे उसके सिर पर लगता है और उसे नॉकआउट कर देता है। किम स्पीड से बैफिल्ड हैरान हो जाता है और रोबोट से पूछता है कि क्या हो रहा है। पैक्स समझाता है कि शिपिंग की डिफॉल्ट स्पीड 40 माइल्स पर आवर पर सेट है, लेकिन वह अपने करंट लेवल पर इसे अधिकतम 50 मील प्रति घंटा तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर वो अपनी स्किल लेवल अप करना चाहता है तो उसे और माना स्टोन्स की जरूरत हो सकती है। उस पल हमारा लड़का आखिरकार पूरे गेम को समझ जाता है और बाहर जाने के लिए गियरिंग अप तैयारी शुरू कर देता है। उसे जिस भी चीज की जरूरत थी, जिसमें मैप भी शामिल था, वो पहले से ही फैसिलिटी के अंदर थी।
वो बस अपनी डेस्टिनेशन को मार्क करता है और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर जाने का फैसला करता है, क्योंकि बाहर की सिचुएशन को देखते हुए पैदल चलना अच्छा विचार नहीं था। हमारा लड़का ड्रामेटिकली अपनी बाइक सबस्पेस से बाहर निकालता है और सभी से कहता है कि वे इंतजार करें, क्योंकि वो उन्हें बचाने आ रहा है। आधे घंटे बाद मेरे यार ने पहले ही 12 ओगर्स को मार गिराया था। बाहर बिताए अपने समय के दौरान उसने सीखा कि उसकी सबस्पेस एबिलिटी कुछ हद तक ओवरपावर्ड थी। अंदर रहने से उसे मॉन्स्टर्स से प्रोटेक्शन मिलती थी, जबकि वो सेफ्टी से उन पर चीजें फेंक सकता था। भले ही शिपमेंट स्किल में 30 सेकंड का कूल डाउन और कुछ डिस्टेंस कंडीशन थी, वो अभी भी माना स्टोन्स का उपयोग करके इसे अपग्रेड कर सकता था। इसके अलावा उसके पास एक रिकॉल स्किल भी थी, जो आइटम्स को ऑटोमेटिकली वापस खींच लेती थी, जिससे वो मॉन्स्टर्स को 2 बार हिट कर पाता था। ये सिर्फ साधारण टूल्स पर ही काम नहीं करता था, वो इसका उपयोग माना स्टोन्स को भी रिकॉल करने के लिए कर सकता था, जिसका मतलब था कि उसे पूरी प्रोसेस में एक कदम भी बाहर नहीं रखना पड़ता था। अब तक उसने 13 माना स्टोन्स जमा कर लिए थे, और जब तक वो फैसिलिटी को चलता रख सकता था, तब तक उसे सर्वाइविंग में कोई परेशानी नहीं होगी। इन विचारों के साथ वो सबस्पेस से बाहर निकलता है, क्योंकि उसे अपने परिवार को भी अंदर लाना था। हालांकि वो जल्दी ही नोटिस करता है कि आसमान में कुछ ऊंचा उड़ रहा है और रियलाइज करता है कि ओगर्स ही केवल मॉन्स्टर्स नहीं थे जिनका उसे सामना करना था। जब वो वाइवर्न से विचलित था, तभी उसे दूरी से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हमारा लड़का तुरंत जानता है कि कोई व्यक्ति मदद के लिए बुला रहा है। यकीनन एक बूढ़े आदमी का पीछा एक विशाल वाइवर्न कर रहा था और वो भागने के लिए बहुत धीमा था। मॉन्स्टर अपनी टेल का उपयोग करके उसे नीचे गिराता है और उसका पीछा करना जारी रखता है। उसके दोस्तों में से एक मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर कैजुअली उसे इग्नोर कर देता है और बूढ़े आदमी पर ही ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है। वो आदमी सोचता है कि क्या वो बूढ़े आदमी को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो एक आसान प्रे शिकार है। अपने हाथों में नाइफ लिए हुए वो अटैक करने के बारे में सोचता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि विशाल मॉन्स्टर का इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब ये सब हो रहा था, तभी दोनों आदमी दूरी से एक तेज रोशनी को करीब आते हुए नोटिस करते हैं। इससे पहले कि वे रिएक्ट कर पाते, कोई वाइवर्न पर एक AX फेंकता है और मॉन्स्टर को मौके पर ही मार गिराता है। हमारा लड़का कैजुअली अपनी बाइक पर आता है और उनसे पूछता है कि क्या वे ठीक हैं। दोनों आदमी पूरी तरह से हिल गए थे और पूछते हैं कि क्या वो सोल्जर है। वो अपनी यूनिफॉर्म की ओर इशारा करता है और समझाता है कि वो लॉजिस्टिक सेंटर के वेयरहाउस में काम करता है। इससे वे आदमी और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं और मान लेते हैं कि उसके पास कोई पावरफुल एबिलिटी होगी, क्योंकि उसने उस मॉन्स्टर को एक ही हिट में गिरा दिया। पता चलता है कि दोनों आदमियों में से एक के पास भी एक एबिलिटी है, लेकिन वो सिर्फ ड्राइविंग है और उन्हें उनकी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अभी तक इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। हमारा लड़का उनसे पूछता है कि क्या आसपास और कोई लोग हैं, और आदमी समझाते हैं कि बहुत सारे लोग खाना ढूंढने के लिए वेयरहाउस पर जमा हुए थे। हालांकि इसने कई मॉन्स्टर्स को भी आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादातर लोग मारे गए। वर्तमान में उनमें से केवल 15 बचे हैं और वे डिस्ट्रिक्ट ई में टर्मिनल बेसमेंट में छिपे हुए हैं। वे दोनों स्काउट जांच करने के लिए बाहर आए थे, ताकि किसी ऐसी सड़क का पता लगा सकें जिसका उपयोग वे कार्स चलाने के लिए कर सकें और खाना भी ढूंढ सकें। हालांकि वेयरहाउस बिल्डिंग कहीं गायब हो गई थी। वे आदमी उसे उनके साथ रहने का ऑफर भी देते हैं। हमारा लड़का कोई भी हेस्टी डिसीजंस, जल्दबाजी के फैसले नहीं लेना चाहता, इसलिए वो सोचता है। उसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो उसने उनके साथ जाने का फैसला किया। वो जानता था कि उसे अपने साथ लाकर वो खुद को भी रिस्क में डाल रहे हैं। इसके अलावा उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता था कि उसकी एबिलिटी असल में काम कैसे करती है, इसलिए अगर कुछ होता है तो वो सबस्पेस के अंदर भाग सकता है। ये सब अच्छा लग रहा था जब तक कि वो बेसमेंट में नहीं गया और एक ओगर की लाश पर खड़े एक आदमी को ऑरा फार्मिंग करते हुए नहीं देखा। उनमें से एक आदमी उस आदमी के पास गया और उससे पूछा कि क्या सब ठीक है। ऑरा फार्मिंग करने वाला आदमी उनका लीडर निकला, जिसका नाम जिनमार्क था। उसने बताया कि एक ओगर रास्ता भटककर यहां आ गया था। खुशकिस्मती से वे पहले स्ट्राइक करने में कामयाब रहे और उसे मार गिराया। हालांकि उन्हें कोई इंजरी नहीं हुई, लेकिन ये दिखाता है कि ये जगह भी मॉन्स्टर अटैक से सेफ नहीं है। जब वे बात कर रहे थे तो अचानक उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े हमारे लड़के पर पड़ी और उसने पूछा कि वो कौन है। उस आदमी ने बताया कि हमारे लड़के ने पहले उन्हें एक वाइवर्न से बचाया था और वो लॉजिस्टिक सेंटर में काम करता है। वो हमारे लड़के की तारीफें करने लगा, उन्हें बताने लगा कि वो कितना स्ट्रांग है। ये सुनकर एक लेडी उसके पास आई और उसके हाथ पकड़कर उन 2 आदमियों को बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। किम ऑकवर्ड होकर वहां खड़ा रहा और उसे कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो थोड़ी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई और उससे पूछ बैठी कि क्या वो सिंगल है। तभी लीडर बीच में आया और उसकी तरफ से अपोलोजाइज किया। उसने समझाया कि वे 2 आदमी उनके लिए परिवार की तरह हैं और उसने खुद को ब्रांच मैनेजर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। सभी धन्यवाद के बाद उसने बताना शुरू किया कि उनके स्टोरेज में क्या है और वे जगह की गार्डिंग कैसे करते हैं।
उस आदमी को अभी तक वेयरहाउस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था, इसलिए उनमें से एक ने उसे बताया कि वो गायब हो चुका है। ये सुनकर सभी को सदमा लगा, क्योंकि वे फूड आइटम्स के रीस्टॉक के लिए वेयरहाउस पर निर्भर थे। अपनी सप्लाई का एकमात्र ऑप्शन खत्म हो जाने पर लीडर ने सभी को ऑर्डर दिया कि वे टनल को जितनी जल्दी हो सके खोदें। ये पहले से ही उनके प्लान का हिस्सा था, लेकिन अब ये एक नेसेसिटी बन गई थी, क्योंकि वे फूड के बिना यहां नहीं रुक सकते थे। सभी ने उससे सहमति जताई और टनल खोदने के लिए डिटरमाइंड दिखे। इस बीच हमारा लड़का पूरी बात से क्लूलेस था और उसने पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। उस आदमी ने बताया कि दूसरी जगहों पर लोग रह रहे हैं और वे उन तक सिर्फ व्हीकल से ही पहुंच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हर सिंगल एग्जिट ब्लॉक्ड है सिवाय टनल के, लेकिन वो भी बहुत सारे वाइवर्न से घिरा हुआ है। वे फूड आइटम्स बचा रहे थे ताकि धीरे धीरे टनल के रास्ते बाहर निकलने की तैयारी कर सकें, लेकिन उनकी करंट सिचुएशन को देखते हुए उनके पास इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। जिनमार्क ने उससे कहा कि उसे उनके साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी अपनी बाइक पर यह जगह छोड़ सकता है। हमारे लड़के ने बताया कि उसे भी एक कार चाहिए, इसलिए वो टनल से बच नहीं सकता। अपने मन में वो जानता था कि वो अकेले ही वाइवर्न से निपट सकता है, लेकिन वो अभी भी अपनी एबिलिटीज को रिवील नहीं करना चाहता था। हालांकि वे अच्छे लोग लगते थे, पर वे सर्वाइवल मोड में थे और लगातार मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। उसके लिए यही बेहतर था कि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील ना करे। उसने टनल में अकेले जाकर पहले सिचुएशन को असेस करने का सजेस्ट किया, लेकिन असल में वो उन्हें अकेले ही हैंडल करना चाहता था ताकि ज्यादा लोगों को रिस्क में न डाले। जब उसने पहले ओगर्स को मारा था तो उसने कुछ अपग्रेड्स के लिए सिस्टम में देखा था। उसने कुछ न्यू स्किल्स दिखाई, जैसे प्रिसिजन डिलीवरी, शिपिंग 2 आइटम्स एट द सेम टाइम और ऑटोमेटिक शिपिंग। इन सभी एबिलिटीज को अनलॉक करने के लिए 10 माना स्टोन्स लगते थे। हमारे लड़के ने फैसला किया कि वो अभी अपने माना स्टोन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा और उन्हें बाद के लिए बचाएगा। किम मुस्कुराया जब उसने मन ही मन सोचा कि इन वाइवर्न्स को मारने के लिए उसे केवल एक चीज अपग्रेड करनी है। उसका प्लान था कि वो अकेले ही टनल को क्लियर करेगा। हालांकि ये उस तरह से काम नहीं करता और अब वो पहले वाले आदमी के साथ फंस गया था, जो उसकी बाइक भी चला रहा था। उस आदमी ने बताया कि वे उसे अकेला नहीं भेज सकते थे, क्योंकि ये डेंजरस है। भले ही हमारे लड़के ने पहले उसे और उसके दोस्त को एक वाइवर्न से बचाया था। वो वही आदमी था जिसके पास ड्राइविंग एबिलिटी थी, इसलिए उसने उससे पूछा कि जब उसने ड्राइविंग शुरू की तो क्या उसे कोई पॉपअप दिखा था। आदमी ने बताया कि उसने सिर्फ एक ही देखा था जब उसे पहली बार एबिलिटी मिली थी, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वो कोई भी व्हीकल चला सकता है। अपोकलिप्स में ये बंदा उबर ड्राइवर बन गया था। यहां तक कि हमारा लड़का भी उस पर श्योर नहीं था और उसने कहा कि अगर वो ठीक से ड्राइव नहीं कर सकता तो वे पैदल भी जा सकते हैं। कुछ देर बाद ड्राइवर गाय हैंडल बार पर चढ़ गया और बाइक को स्केटबोर्ड की तरह चलाने लगा। उसने समझाया कि इस तरह से देखना ज्यादा आसान है। इस बीच हमारा लड़का लगभग पैंट्स में कर रहा था, क्योंकि वो सामने कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने उनके सामने एक वाइवर्न को देखा और पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने ड्राइव बाय किया और मॉन्स्टर के सिर में स्नाइप किया। वाइवर्न के गिर जाने पर वे आखिरकार टनल तक पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए एंट्रेंस पर और भी वाइवर्न्स उनका इंतजार कर रहे थे। ड्राइवर गाय डर के मारे जम गया और अपने लास्ट सेकंड्स गिनने लगा। इससे पहले कि उसे स्लाइम लगे, हमारे लड़के ने सिस्टम विंडो खोली और जल्दी से अपने शिपिंग स्किल को अपग्रेड कर दिया ताकि उसका कूल डाउन कम हो सके। वाइवर्न्स उस दूसरे आदमी की तरफ बढ़ते रहे और इससे ठीक पहले कि वे उसे खा जाएं, किम चिल्लाया, शिप इट, और उसने दोनों मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार दिया। जैसे ही ड्राइवर गाय पीछे देखता है, वो एमसी को एक पोर्टल के सामने खड़ा देखता है जिसके अंदर पूरी फैसिलिटी है। हमारे लड़के ने अपने एबिलिटी के कूल डाउन को 5 सेकंड्स तक कम करने के लिए एक माना स्टोन का इस्तेमाल किया। वो इसे कम करता रहा जब तक कि ये 5 सेकंड्स तक नहीं पहुंच गया। इससे कम ये नहीं हो सकता था जब तक कि वो अपने सबस्पेस को अपग्रेड ना करे। उसके बाद उसने माना स्टोन्स को सबस्पेस के अंदर रिकॉल किया और उस आदमी से अपने पीछे रहने को कहा। वो आदमी सामने घूरता है और देखता है कि 2 वाइवर्न्स उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। हालांकि किसी वजह से वे उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। हमारा लड़का बाहर एक और एक्स शिप करता है और जब वाइवर्न हमला करने की कोशिश करता है तो वो बस अपने सबस्पेस में वापस जंप कर जाता है। अंदर से वो और एक्सेस फेंक सकता था। ड्राइवर गाय ये सब देखकर हैरान रह जाता है और उसे पता चलता है कि ये एबिलिटी कितनी पावरफुल है। उसे पता है कि अगर हमारा बॉय चाहे तो वो बिना स्वेट बहाए टनल को तोड़ सकता है। उन्हें व्हीकल्स को लाने जाने और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टनल की जरूरत है, लेकिन उसे तो बस एक कार चाहिए। वो सोचता है कि वो कितनी दूर जाने की योजना बना रहा है, क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अचानक वाइवर्न्स भागने लगते हैं। तभी उस गाय को पीछे छूटे हुए माना स्टोन्स दिखते हैं। किम को थोड़ा आश्चर्य होता है कि वो माना स्टोन्स के बारे में नहीं जानता था।
वो समझाता है कि इन स्टोन्स का इस्तेमाल उनकी एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए किया जा सकता है, जो उस आदमी के लिए और भी चौंकाने वाली बात होती है। वो आदमी किम से पूछता है कि उसकी एबिलिटी इतनी पावरफुल है तो क्या वो टनल को खुद से तोड़ सकता है। हमारा बॉय बस मुस्कुराता है और जवाब देने से बचता है, जिससे वो आदमी और भी वरीड हो जाता है। किम बताता है कि वो तो बस यहां आकर देखना चाहता था कि क्या वो टनल को खुद ही क्लियर कर सकता है। अपनी एबिलिटीज को दिखाना उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। ये सुनकर उस आदमी को बुरा लगता है और वो उसके प्लान को बर्बाद करने के लिए अपोलोजाइज करता है। हमारा बॉय उसे अश्योर करता है कि सब ठीक है, क्योंकि उसके बिना वो टनल तक का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। जब वे दोनों वापस जाने का फैसला करते हैं तो आदमी पूछता है कि वो व्हीकल के साथ कितनी दूर जाने की योजना बना रहा है। वो बताता है कि वो अपने परिवार से मिलने वुजोंगबू जा रहा है। ड्राइवर के दिमाग में कुछ बात क्लिक होती है और वो चिल्लाता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है। उसका परिवार बीच में कहीं रहता है, इसलिए वो हमारे बॉय से पूछता है कि क्या वो उसके साथ जा सकता है। वो आदमी जानता है कि अगर वे टनल को क्लियर कर भी दें तो भी शायद वो सुरक्षित वापस न आ पाए। दूसरी तरफ किम आसानी से मॉन्स्टर्स से लड़ सकता है। वो टीम अप करने का सुझाव देता है। वो ड्राइवर बनेगा और हमारा बॉय फाइटर का काम करेगा। ये सब सुनकर एमसी को लगता है कि ये डील बुरा नहीं है। वो आदमी ड्राइविंग में काफी अच्छा है और उसके साथ टीम अप करने से उसे अपनी एबिलिटीज को दूसरों से छिपाने का भी मौका मिलेगा। वो आदमी पर ट्रस्ट करने का फैसला करता है और उसके प्लान पर सहमत हो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो टनल को खुद ही क्लियर करेगा और वो किसी को भी उसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो गाय तुरंत मान जाता है और अश्योर करता है कि वो बाकी सबको मना लेगा। कुछ देर बाद वो सबके सामने खड़ा होकर हमारे बॉय और उसकी एबिलिटीज की खूब तारीफ कर रहा होता है। अब सबको पता चल जाता है कि वो टनल को अकेला क्लियर करने वाला है और उसके पास कुछ पावरफुल स्किल्स हैं। ये सब सुनकर हमारा बॉय बस अजीब तरह से खड़ा होकर मन में सोचता है कि वो फंस गया है। हालांकि जब सब कुछ सबके सामने आ गया है तो वो इसके साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है और अनाउंस करता है कि वो कल सुबह तक टनल को क्लियर कर देगा। वो जानता है कि लोग फूड को लेकर वरीड हैं, इसलिए उसे इसे जल्द से जल्द क्लियर करना होगा। जब उसकी बात खत्म होती है तो जिनमार्क उसके पास आता है और कहता है कि वे उससे उसकी एबिलिटीज के बारे में नहीं पूछेंगे और न ही उसके प्लान में दखल देंगे, लेकिन फिर भी वे बदले में उसे कुछ देना चाहते हैं। ये समथिंग फूड सप्लाईज का एक गट्ठर होता है जिसे उन्होंने स्टोर करके रखा था। हमारा बॉय घबराकर उनसे अपोलोजाइज करता है और जोर देता है कि वो उन्हें नहीं ले सकता क्योंकि उनके पास पहले से ही लिमिटेड सप्लाई है। हालांकि ड्राइवर गाय उसे अश्योर करता है कि ये ठीक है और याद दिलाता है कि उसे अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। ये बात हमारे बॉय को गहरे विचार में डाल देती है, क्योंकि वो सोचता है कि क्या वे सब ठीक है। उसी समय बाकी लोग अपनी आखिरी रात को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ड्रिंक्स बाहर निकालते हैं, इससे पहले कि वे आखिरकार अपने परिवारों से मिलें। अगली सुबह हमारा बॉय अपनी भरोसेमंद बाइक पर टनल पर रेड करने की तैयारी करता है और उन्हें अश्योर करता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। हर कोई उस पर ट्रस्ट करता है और बाहर धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करता है जबकि वो अंदर चला जाता है। बस एंट्रेंस को घूरते हुए वो टनल के अंदर आराम से घूमते हुए टेंस ऑफ मॉन्स्टर्स को देख सकता है। हम उसके अतीत के फ्लैशबैक में जाते हैं जहां वो अपनी बहन के साथ लड़ रहा होता है। उनका डैड उन्हें लड़ते हुए देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वे एक दूसरे के काफी करीब लगते हैं। वो बताता है कि वो इकलौती संतान हुआ करता था, इसलिए वो उनके बॉन्ड से थोड़ा एनवियस है। जब वे बड़े होंगे तो वे जरूर महसूस करेंगे कि परिवार कितना प्रेशियस होता है। जैसे ही वो उन्हें लेक्चर दे रहा होता है, उसकी पत्नी आती है और उसे याद दिलाती है कि उसे डिनर में उसकी मदद करनी है। डैड जल्दी से बात मानता है और बच्चों को पीछे छोड़ देता है। किम मुस्कुराते हुए वहां बैठा रहता है और अपने परिवार के लिए लव महसूस करता है। टनल रेड से ठीक एक रात पहले वो दीवार के पास बैठा हुआ था और सबको अपने लव्ड वंस के लिए रोते हुए देख रहा था। ड्राइवर गाय रात के बीच में उठा और देखा कि वो गायब है। वो बाहर गया और उसने देखा कि वो ट्रक्स को भर रहा है। जब उससे पूछा गया कि वो क्या कर रहा है तो उसने समझाया कि उसने सभी ट्रक्स को सप्लाई से आधा भरा है ताकि वे बहुत हैवी ना हो। चूंकि उसके पास बहुत सारा स्टॉक था, इसलिए उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ड्राइवर गाय को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उनके लिए ऐसा करेगा। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं एक्चुअल रेड पर और हमारा बॉय बिना किसी प्रॉब्लम के सभी मॉन्स्टर्स को नष्ट कर रहा है। वो अपने मन में चाहता है कि वो इन सभी लोगों को अपने सब स्पेस की सेफ्टी में रख सके, लेकिन फिलहाल उसमें केवल एक ही व्यक्ति की लिमिट है। लेवल 2 पर यह अधिकतम 20 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन इसके लिए 100 माना स्टोन्स की जरूरत है जो उसके पास नहीं है। यहां तक कि अगर वो टनल में बचे हुए सभी वाइवर्न्स को मार भी देता है तो भी वो लेवल अप करने के लिए शायद इनफ मैना स्टोन्स जमा न कर पाए। हालांकि वो फिर भी जानता है कि उसे किसी न किसी पॉइंट पर लेवल अप करना होगा, क्योंकि उसे अपने परिवार को अंदर रखना है।
जब वो सोच रहा होता है तो अचानक वो दूर से एक वाइवर्न को खुद को घूरते हुए देखता है। ये बाकी वाइवर्न से थोड़ा अलग दिखता है और इसकी ऑरा कुछ अनसेटलिंग है। इस बीच सभी लोग अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। वे उसकी सेफ्टी को लेकर वरीड हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि वे उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वे बस उसके रास्ते में आएंगे। अचानक कोई उसे टनल से बाहर आते हुए देखता है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। शुरुआत में लोग वरीड होते हैं, लेकिन जब वे उसके चेहरे पर स्माइल देखते हैं तो सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। चूंकि टनल को सफलतापूर्वक क्लियर कर दिया गया है, अब उनके लिए आगे बढ़ने का समय है। जिनमार्क अपना पार्टिंग स्पीच देता है और उनके लिए बेस्ट की होप करता है। उनके जाने से पहले हमारा बॉय बताता है कि उसने ट्रक्स में उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है, इसलिए अगर वे किसी ट्रबल में पड़ते हैं तो उन्हें बस कार्गो होल्ड खोलना चाहिए। ट्रक्स आखिरकार चलने लगते हैं और हमारा बॉय ग्रुप से विदा लेता है। हालांकि वो जा रहा है, फिर भी वो उस अजीब वाइवर्न के बारे में सोच रहा है जिसे उसने टनल में देखा था। वो उसे मारने से पहले ही भाग गया था। वो अनुमान लगाता है कि शायद वो उनका बॉस या कुछ और है। उनका ट्रक अचानक एक मृत सोल्जर के ऊपर से गुजरता है, लेकिन वे नहीं रुकते हैं क्योंकि बॉडी सचमुच हर जगह हैं। हमारा बॉय जानता है कि अगर वो अभी भी अपनी मिलिट्री सर्विस में होता तो शायद वो भी इन बॉडीज में से एक होता। उनके विचार तब बाधित होते हैं जब वे एक बार्ब्ड वायर से टकराते हैं। वे मानते हैं कि इसे मिलिट्री ने मॉन्स्टर्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगाया होगा। सिचुएशन को देखते हुए ड्राइवर गाय दूसरा रूट लेने का सुझाव देता है, लेकिन हमारे बॉय के पास कुछ और आइडियाज हैं। वो दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स के एक बंच को देखता है और उन्हें लेवल अप करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अराउंड जाने के बजाय वो आदमी से पूछता है कि क्या वे उस संकरी साइडवॉक से गुजर सकते हैं। वो आदमी जवाब देता है कि शायद हां, और हमारे हीरो को बस इतना ही सुनना था। वह जोश में उसे आगे गाड़ी चलाने का आदेश देता है। ड्राइवर अभी भी बेचैन है और जब वो आगे का नजारा देखता है तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। एक ओगर कुत्ते जैसे मॉन्स्टर्स के एक झुंड के साथ बैटल में फंसा हुआ है। एक पल के लिए वो प्राणी अकेले लड़ता है, लेकिन जल्द ही कुत्ते चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। कुछ ही सेकंड में वो ओगर ऐसे गिर जाता है जैसे वो आम शिकार से ज्यादा कुछ न हो। ये नजारा इतना क्रूर था कि दोनों आदमी सदमे में जम जाते हैं। ड्राइवर के पसीने छूटने लगते हैं और वो घबरा जाता है। वो अपनी योजना के बारे में चिंता करता है और जोर देता है कि उन्हें वापस मुड़ जाना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन हमारा हीरो कोई डर नहीं दिखाता। हमारा हीरो उसे निर्देश देता है कि वो ट्रक को बस उस छोटी साइडवॉक में रिवर्स कर दे। अनमने ढंग से ड्राइवर ठीक वैसा ही करता है। आवाज तुरंत कुत्तों का ध्यान खींचती है, उन्हें उनकी दावत से दूर ले जाती है। उसी समय हीरो अपने सिस्टम की ओर मुड़ता है। वो अपनी ऑटो शिपमेंट एबिलिटी को उम्मीद से पहले इस्तेमाल करने का फैसला करता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए 10 माना स्टोन्स खर्च करता है, जिससे उसके पास 27 बचते हैं। गाड़ी के पिछले गेट पर वो अपने सिस्टम को बाकी क्रिस्टल्स का उपयोग करके अपनी डिलीवरी स्पीड बढ़ाने का आदेश देता है। स्टोन्स खपत हो जाते हैं और शिपमेंट स्पीड 70 से बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फिर हमारा हीरो पोर्टल खोलता है, बीस्ट्स को पूरी ताकत से हमला करने की चुनौती देता है। लड़ाई तुरंत छिड़ जाती है। हाउंड्स उसकी तरफ भयानक गति से दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे करीब आ सकें, उसका सिस्टम घोषणा करता है कि एक विशाल रेफ्रिजरेटर डिलीवरी के लिए तैयार है। भारी यूनिट मॉन्स्टर्स से टकराती है और उन्हें स्टन कर देती है। हर कुछ सेकंड में एक और फ्रिज पोर्टल से तेजी से निकलकर आता है। कुछ ही पलों में 1 दर्जन हाउंड्स कुचल जाते हैं और 12 माना स्टोन्स जमा हो जाते हैं। हमारा आदमी मुस्कुराता है, ये देखकर कि उसकी योजना उम्मीद से ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रही है। सुरंग की लड़ाई के बाद से, जहां उसने पहली बार अपनी एबिलिटीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, उसके स्किल्स स्पष्ट रूप से मजबूत हो गए थे। हालांकि वो अपनी एक्सेस पर भरोसा कर सकता था, जिन्हें अब उसके स्पीड बूस्ट का फायदा मिल रहा था। उसने सीखा कि तेज दुश्मन इससे आसानी से बच सकते हैं। इसके बजाय उसने एक डिलीवरी प्रिसिजन स्किल को अनलॉक किया। यह सीधे आगे अटैक करता है, लेकिन तभी एक्टिवेट होता है जब दुश्मन रेंज में रहता है। हाउंड्स के खिलाफ ये टैक्टिक कहीं ज्यादा सुरक्षित साबित होता है। अगर उसने एक्सेस का इस्तेमाल किया होता तो उनकी गति उन्हें चकमा देने और उसे काबू करने देती। इसके अलावा ये मॉन्स्टर्स मारे जाने पर भी भागते नहीं हैं। इस स्थिति में वो जानता है कि बस कुछ ही सेकंड में एक और हाउंड उसके करीब आ सकता है। इस वजह से उसे मुश्किल से ही कोई काम करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम सब कुछ खुद ही संभाल लेता है। इस अंतहीन चक्र को देखते हुए हमारा हीरो आलसी हो जाता है और थोड़ा ऊब भी जाता है। वो अपने दोस्त को बिना रुके डिलीवरीज भेजते रहने का आदेश देता है और सिस्टम बात मानता है। झुंड लगातार हमला करता रहता है, लेकिन एक और फ्रिज हमेशा उनसे सिर के बल मिलता है, उन्हें तुरंत मार देता है। ड्राइवर की सीट से उसका दोस्त डर से देखता रह जाता है।
वो विश्वास नहीं कर पाता कि ये आदमी एक के बाद एक रेफ्रिजरेटर कैसे फेंक रहा है, क्योंकि उसने हमेशा माना था कि उसका मुख्य हथियार एक एक्स है, न कि अंतहीन अप्लायंसेस। और एक्सेस के विपरीत वो इन फ्रिजेस को वापस लेने की जहमत भी नहीं उठाता है, वो बस और समन करता रहता है। तभी साइड का दरवाजा खुलता है और हमारा हीरो आराम से बाहर निकलता है। पूछता है कि क्या उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। हैरान होकर ड्राइवर एक सवाल पूछता है, ये जानने की मांग करता है कि क्या उसके पास सच में अनलिमिटेड स्टॉक है। एक पल के लिए किम उलझन में दिखता है, फिर पूछता है कि क्या उसे पहले से नहीं पता था। ड्राइवर जल्दी से अपनी गलतफहमी समझाता है। उसने सोचा था कि वो एक्सेस को उठाकर रिसाइकिल कर रहा था, न कि हर बार नए बना रहा था। हमारा हीरो जोर से हंस पड़ता है, ये स्पष्ट करते हुए कि उसने एक्सेस को सिर्फ इसलिए वापस उठाया था ताकि कोई और घायल ना हो जाए, क्योंकि नुकीले ब्लेड को यूं ही पड़ा छोड़ देने से दुर्घटनाएं हो सकती थीं। बस यही एकमात्र कारण था और कुछ नहीं। ये सच सुनकर ड्राइवर को ठंडे पसीने आ जाते हैं और वो फिर पूछता है कि क्या रिसोर्सेज सच में अंतहीन हैं। हमारा आदमी तुरंत हाँ कहता है और विषय को वापस खाने पर ले जाता है। उसका दोस्त घबराकर एक कोक जीरो और एक डोनट मांगता है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर सिर झुकाता है और हमारे हीरो से माफी मांगता है। वो स्वीकार करता है कि उसने कभी उसकी एबिलिटी को सच में नहीं समझा था और इस सच्चाई को महसूस किए बिना दया, भोजन और सुरक्षा पाने के लिए दोषी महसूस करता है। हमारा हीरो सिर्फ मुस्कुराता है और उसे उस दिन की याद दिलाता है जब उसने पेट्रोल के लिए सुरंग में उसके साथ जाने का फैसला किया था। वह याद उसे आभारी बनाती है। वो बताता है कि वो उस पर दिखाए गए भरोसे की कद्र करता है और वादा करता है कि अगर उसे भविष्य में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो उसका एहसान जरूर चुकाएगा। ड्राइवर भी आभार व्यक्त करता है, मॉन्स्टर्स का सफाया करने और उसका ख्याल रखने के लिए उसे धन्यवाद देता है। कहता है कि इससे वो जल्द ही घर पहुंच पाएगा। वो समझाता है कि जैसे ही वे पुल पार करेंगे उसका घर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। हमारा हीरो उसके परिवार से मिलने के लिए आखिरकार उत्साहित होता है। फिर भी ड्राइवर इस बात को लेकर चिंतित है कि उसका परिवार किस हाल में होगा। उम्मीद कर रहा है कि वे सुरक्षित होंगे और उसका इंतजार कर रहे होंगे। किम उसकी बेचैनी को नोटिस करता है और उसके फटे गंदे कपड़ों की तरफ इशारा करके माहौल को हल्का करता है। वह लड़ाई जारी रहने के दौरान नए कपड़े तैयार करने का सुझाव देता है। जब उससे पूछा जाता है कि वो किस तरह की स्टाइल पसंद करता है तो ड्राइवर स्वीकार करता है कि उसे यकीन नहीं है कि उसका सिस्टम वो बना सकता है जो उसके दिमाग में है। एक पल बाद हमारा आदमी एक अनुभवी मॉन्स्टर किलर की तरह पूरी तरह से तैयार दिखता है। हमारा हीरो पीछे मुड़कर देखता है, ये नोट करते हुए कि अब सिर्फ कुछ हाउंड्स बचे हैं और बाकी का पहले ही निपटारा हो चुका है। अचानक उसका बदला हुआ दोस्त पहले गियर में शिफ्ट करता है और एक्सेलरेटर को जोर से दबाता है। गाड़ी भयानक गति से आगे बढ़ती है, धूल उड़ाती हुई पुल पर तूफान की तरह दौड़ती है। यहां तक कि हमारा हीरो भी चौंक जाता है। स्किल के इस अचानक प्रदर्शन से हैरान होकर वो उसे कसकर पकड़ने की चेतावनी देता है। वादा करता है कि वो 1 घंटे की बजाय 20 मिनट में रास्ता तय कर देगा। कार खतरनाक तरीके से डगमगाती है, कभी कभी सिर्फ 2 टायरों पर चलती हुई लगती है, तूफान की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ झटका देती है। जल्द ही इस ऊबड़ खाबड़ सवारी का असर होता है और हमारा हीरो कराहता है कि उसे उल्टी जैसा लग रहा है, लेकिन तभी उसका दोस्त कार रोक देता है और घोषणा करता है कि वे पहुंच गए हैं। जब वे बाहर कदम रखते हैं तो वो इलाका उन्हें सदमे में डाल देता है। इमारतें विशाल हैं, फिर भी टूटी फूटी हैं, जैसे वे सदियों से खड़ी हों। उनके चारों ओर हर एक ढांचा खंडहर में है, लेकिन अजीब बात यह है कि एक भी लाश या हड्डी दिखाई नहीं देती। वो जगह वीरान लगती है, मुख्य सड़क से बिल्कुल अलग, जहां इंसान के जीवन का कोई निशान नहीं है। आखिरकार ड्राइवर अपने घर के गेट पर पहुंचता है, लेकिन जब वो उसका सामना करता है तो डर उसे जकड़ लेता है। उसके हाथ कांपते हैं और वो कीपैड दबाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो डरता है कि उसे अंदर क्या मिलेगा, सोचता है कि अगर उसका परिवार चला गया हो तो वो क्या करेगा। हीरो पीछे से देखता है, चुपचाप समझता है इस आदमी ने 20 मिनट से भी कम समय में रास्ता तय कर लिया, लेकिन अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। वह जानता है क्यों। जब अपनों को जिंदा पाने की थोड़ी सी भी उम्मीद होती है तो कोई भी दरवाजा बहुत जल्दी खोलकर उस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता। अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी झिझकता। चीजों को आसान बनाने के लिए वो उसके लिए डोरबेल दबाने की पेशकश करता है। वो आदमी घबराया हुआ महसूस करता है, लेकिन सुझाव से सहमत होता है। हमारा हीरो जानता है कि कोई भी दर्दनाक सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुद ही गेट खोलने का फैसला करता है। वो आखिरी बार पीछे देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो घंटी बजा पाता, गेट खुद ही खुल जाता है। दोनों आदमी सदमे में जम जाते हैं। दरवाजे पर एक महिला और एक छोटी लड़की खड़ी हैं। महिला अपने पति के लिए रोती है और बच्ची अपने पिता को पुकारती हुई आगे दौड़ती है। जैसे ही ड्राइवर उन्हें देखता है,
उसकी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाने दौड़ता है। उन्हें इतना भावुक देखकर किम को सच में खुशी होती है कि उसका परिवार जिंदा है। उत्सुक होकर वो आदमी पूछता है कि पत्नी ने दरवाजा क्यों खोला। वो समझाती है कि उसने बाहर आवाज सुनी, पीपहोल से झांका और उन्हें वहां इंतजार करते देखा। वो उन्हें बताता है कि वह ये जानकर कितना खुश है कि वे सुरक्षित हैं। इस बीच बेटी आंसुओं के बीच उसे डांटती है, नाराज है कि उसे लौटने में इतना समय क्यों लगा। फिर पत्नी हमारे हीरो को नोटिस करती है और पूछती है कि वो कौन है। ड्राइवर उसे उस आदमी के रूप में मिलवाता है जिसने उसकी जान बचाई और उसे सुरक्षित घर पहुंचने में मदद की। उसे अपने परिवार का बेनिफैक्टर कहता है। उसी पल हमारा हीरो अचानक चक्कर महसूस करता है और जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसके चारों ओर की आवाजें कम होने लगती हैं। होश में रहने के लिए संघर्ष करते हुए वो अविश्वास में बुदबुदाता है, जोर देता है कि वो इस तरह सो नहीं सकता। ड्राइवर उसे पकड़ता है, घबराकर पूछता है कि वो क्यों गिर रहा है। दृश्य उसके बचपन में बदल जाता है। उसे याद आता है कि वो बचपन में अपने पिता के साथ बैठा था। वो पूछता है कि उसकी दादी अभी मरी हैं, फिर भी उसके पिता रो क्यों नहीं रहे हैं। उसके पिता धीरे से मुस्कुराते हैं, समझाते हैं कि विदाई कई भावनाएं लाती है, न कि सिर्फ उदासी। समय के साथ यादें आपस में मिल जाती हैं। प्यार, गुस्सा, पछतावा, अकेलापन, खुशी और जो बाकी बचता है वो कृतज्ञता होनी चाहिए, न कि सिर्फ दर्द। लड़के को पूरी तरह समझ नहीं आता और वो पूछता है कि कृतज्ञता का क्या मतलब है। उसके पिता उसे बताते हैं कि ये वास्तविक प्यार जानने के लिए कृतज्ञता है, ऐसा प्यार जो बदले में कुछ नहीं चाहता। वो समझाते हैं कि प्यार देना या पाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन एक दिन जब लड़का बड़ा होगा तो वो समझेगा। एक और याद सामने आती है अपनी बहन सॉल के साथ पिलो फाइट की। वो उसे पिलो से इतनी जोर से मारती है कि उसकी आंख सूज जाती है। गुस्से में छोटा किम उस पर चिल्लाता है कि उसने बहुत जोर से मारा, लेकिन वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाती है। उसे रोने वाला बच्चा कहती है और जोर देती है कि पिलो नरम होता है। वो चिल्लाते हुए दूर चला जाता है, धमकी देता है कि वो उनके पिता को बताएगा, जबकि वो अपनी जीत पर खुश होकर हंसती है। वो अपने पिता से शिकायत करता है, लेकिन उसके पिता इसे टाल देते हैं, कहते हैं कि इस तरह की लड़ाइयां सिर्फ ये दिखाती हैं कि भाई बहन कितने करीब हैं। वो अपने बेटे को याद दिलाते हैं कि एक दिन उसे एहसास होगा कि पारिवारिक बंधन कितने मूल्यवान हैं और वो प्यार का असली मतलब समझेगा। रसोई से उसकी माँ बीच में बोलती है, अपने पति को बच्चों को लेक्चर देने के बजाय रात के खाने में मदद करने के लिए डांटती है। वो मेज लगाती है, सभी को खाने के लिए बुलाती है और सबसे बड़ी बेटी जियान को उसका फोन नीचे रखने और उनसे जुड़ने के लिए चिल्लाती है। वो आखिरकार मेज पर आती है, हालांकि अनिच्छा से। उनकी माँ उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाती, मजाक करती है कि उसका जरूर कोई बॉयफ्रेंड होगा क्योंकि वो कभी अपना फोन नीचे नहीं रखती। वो शर्मा जाती है और तुरंत मना कर देती है, जोर देती है कि वो अभी मिडिल स्कूल में है और सिर्फ दोस्तों के साथ चैट कर रही है। इससे पहले कि मजाक और आगे बढ़ पाता, टीवी पर एक कमेंटेटर की आवाज आती है जो एक लड़ाई में एक क्रूर चाल के बारे में चिल्ला रहा होता है। सबका ध्यान बदल जाता है। बड़ी बहन फ्राउन करती है कि ये कितना हिंसक दिखता है, लेकिन सोल रोमांचित है, उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। बड़ा भाई उसकी तरफ मुड़ता है, उसे याद दिलाता है कि वो जल्द ही मिडिल स्कूल में होगी और उसे बॉक्सिंग या स्पोर्ट्स क्लब में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि वो इसमें काफी अच्छी है। छोटी बहन तुरंत सहमत हो जाती है और यहां तक कि डींग मारती है कि उसने इसी वजह से पहले स्कूल चुना था। इस बीच उसका भाई भी अब इतना छोटा नहीं है। वो मिडिल स्कूल शुरू करने वाला है और उसे एक बड़ी राहत महसूस होती है। उसे विश्वास है कि वो आखिरकार अपनी बहन से बच सकता है और एक नई शुरुआत कर सकता है। हालांकि अपने पहले दिन वो एक अंतर नोटिस करता है। उसके सहपाठी कुरकुरी नई यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं जबकि उसकी खुद की घिसी पिटी और बहुत बड़ी है। स्पष्ट रूप से किसी की पुरानी यूनिफॉर्म है। फिर भी वो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से खुश है, भले ही वो फिट न हो। समय बीतता है और वह बड़ा होता है। हाई स्कूल में वो खुद को एक बार फिर मुसीबत में पाता है, इस बार बुलीज के हाथों। उनमें से 3 या 4 उस पर गिर पड़ते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं। जैसे ही लीडर अंतिम वार करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाता है, एक हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। ये उसकी बहन है। एक ठंडी, निराश नजर से वो अपने भाई की दयनीय हालत को घूरने से पहले उसे बताती है कि अगली सुबह से वो उसके साथ ट्रेनिंग करेगी। उसका दिल बैठ जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी ट्रेनिंग शुद्ध टॉर्चर होगी। इस कठोर रूटीन के बावजूद जीवन चलता रहता है। एक दिन एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसकी बड़ी बहन को नर्सिंग स्कूल में एक्सेप्टेड कर लिया गया है। उनके पिता गर्व से ये खबर सुनाते हैं। दोनों भाई बहनों को दंग छोड़ देते हैं और समय बीतता है। एक शाम जब हमारा हीरो कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है तो उसके पिता उसे बुलाते हैं और बताते हैं कि समय आ गया है। वो उलझन में दिखता है जब तक कि उसके पिता उसे एक आधिकारिक पत्र नहीं सौंपते।
जिस पल वो उसे पढ़ता है उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि ये उसकी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस के लिए सरकारी नोटिस है। जाने का दिन आता है। जब उसकी बहन उसे उसके छोटे मिलिट्री हेयरकट के साथ देखती है तो वो जोर से हंस पड़ती है, बिना दया के उसे चिढ़ाती है। इस बीच उसकी मां चिंतित होकर उसे अपना ख्याल रखने और सुरक्षित घर आने के लिए कहती है। एक हंसमुख हाथ हिलाते हुए वो युवक दूसरे रिक्रूट्स के साथ निकल पड़ता है। उसका परिवार खुशी से हाथ हिलाता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूरी पर चलता है उसकी असली भावनाएं टूट पड़ती हैं और वो रोने लगता है। दृश्य फिर से बदलता है। वर्तमान में वह धीरे धीरे होश में आता है। उसे एहसास होता है कि वो किसी के घर के अंदर एक नरम पिलो पर लेटा हुआ है। उलझन में और भटका हुआ वो चारों ओर देखता है, ये समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है और क्या हुआ। जैसे ही उसकी यादें लौटती हैं, हमारा हीरो घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि वो सच में बेहोश हो गया था और आखिरी चीज जो उसे याद है वो ड्राइवर का अपने परिवार के साथ मिलना है। कुछ गलत होने की चिंता में वो जल्दी से एक छोटे पोर्टल के माध्यम से अपनी एक्स को समन करता है। उसके पीछे से एक आवाज अचानक चुप्पी तोड़ती है, पूछती है कि क्या वो जाग गया है। चौंककर वो मुड़ता है और ड्राइवर की पत्नी और बेटी को शांति से मेज पर बैठे खाते हुए देखता है। एक पल के लिए वे सब बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर उसकी आंखें ड्राइवर पर पड़ती हैं, जो पास में शांति से सो रहा है। पत्नी समझाती है कि वो अचानक गिर गया था और इतनी गहरी नींद में चला गया था कि उसने उसे जगाने की हिम्मत नहीं की। गलत जगह पर अपना हथियार निकालने से शर्मिंदा होकर वो जल्दी से एक्स को वापस अपने सबस्पेस में भेज देता है और पूछता है कि वो कितनी देर तक बाहर था। हेलो जेनजी फैंस, यूट्यूब एनिमे 999 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां मिलता है सबसे जबरदस्त एनिमे कंटेंट। और हां, अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सिर्फ एक कमेंट लिखो, नेक्स्ट पार्ट चाहिए। बस अगले दिन ही तुम्हारे सामने नेक्स्ट पार्ट रेडी होगा। एक मैजिकल वर्ल्ड जहां है अनगिनत खूबसूरत, दिलचस्प और रहस्यमयी लैंड्स। ये वो जगह है जहां रोमांस और प्यारे फ्रेंड्स का राज चलता है। एंडलेस एडवेंचर्स जो हर इंसान की एक्सप्लोर और डिस्कवर करने की चाहत को पूरा करती हैं। अजीब पावर्स, एक बिल्कुल अलग रियलिटी, और ये है सबसे अद्भुत वर्चुअल रियलिटी फैंटेसी गेम। आप सभी का स्वागत है क्रोनो लाइफ में। शुरुआत के सीन में एक नौजवान आयन आर्मर पहने, हैरान और अनबिलीवेबल चेहरे के साथ अपनी बीच वाली उंगली उठाकर गाली दे रहा है। उस नौजवान के सामने एक लड़की खड़ी है, मेज आउटफिट में मुस्कुराते हुए कह रही है, हमारी हंटिंग टीम में एमेचर्स को नहीं लिया जाता। सॉरी। सही कहा, तुम्हारा इक्विपमेंट बिल्कुल ट्रैश है। इसे +11 पावर तक अपग्रेड करो, फिर बात करते हैं। अपने इक्विपमेंट का लेवल कम होने की वजह से इस नौजवान को हंटिंग गिल्ड से बार बार रिजेक्ट किया गया था। अब वो बस इस नेबरहुड में अकेला ही रह गया था। नौजवान के होंठ गुस्से और निराशा में कस गए। फिर उसने चिल्लाकर गाली दी, डैम इट, और फिर तुरंत चिल्लाया, दिस डैम ट्रैश गेम, ये डैम गेम क्यों फेल हो गया। अपने हाथ में सॉर्ड को घूरते हुए वो अपने दिल के दर्द को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। नौजवान की इस अजीब हरकत ने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा और वो आपस में बातें करने लगे। लेकिन सबने यही अंदाजा लगाया कि शायद उसे हंटिंग टीम में शामिल नहीं किया गया होगा। अपनी सॉर्ड को आसमान की तरफ उठाकर चिल्लाया, तुम अंधे बास्टर्ड्स, क्या तुम्हें पता है ये वेपन कितना बढ़िया है? तुम्हें पता है मैंने इस सॉर्ड पर कितना पैसा लगाया है? अचानक कहीं से पिंक हेयर वाली एक लड़की आई और उसने नौजवान को आवाज दी, हे तुम वहां। इस प्यारी आवाज को सुनकर नौजवान ने मुड़कर देखा। उसके सामने एक जोड़ी बड़ी गोल मासूम आंखें थीं और एक चमकता मनमोहक चेहरा। लड़की के हाथ में एक हार्ट शेप्ड मैजिक सेप्टर था जो बेहद क्यूट था, और एक चमकदार ड्रेस जिसने उसे किसी परी कथा की छोटी प्रिंसेस जैसा बना दिया था। उस लड़की की तारीफ में जो इतनी खूबसूरत थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। नौजवान हैरान होकर पूछा, तुमने अभी मुझे क्या कहा? तुम कौन हो? यह सुनकर लड़की इतनी प्यारी मुस्कुराई कि उसकी बड़ी गोल आंखें चांद की तरह मुड़ गईं और कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हम दोनों एक साथ हंटिंग पर जा सकते हैं। एक अजनबी के इस अचानक प्रपोजल से वो नौजवान, जिसे रोने की हद तक रिजेक्ट किया गया था, कुछ देर के लिए एकदम खामोश हो गया। होश में आने तक उसकी आंखें भी एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ चमक उठीं। खुद से बोला, ओ माय गॉड, क्रोनो लाइफ की दुनिया में ये सच में एक ब्यूटी है। शहर के बगल वाले घने फॉरेस्ट में पेड़ों की घनी छतरी से छनकर आती धूप की किरणें जमीन पर चमक रही थीं। दोनों चलते चलते बातें कर रहे थे और पता नहीं नौजवान ने क्या कहा, जिस पर लड़की ने हैरान होकर उसकी तारीफ की।
ओ माय गॉड, सच में? यू ऑसम। हाहा, कोई बड़ी बात नहीं है। असल में मुझे कल ही कुछ सेंट्स मिले थे और मैंने उनमें से लगभग सारे ही इस गेम पर खर्च कर दिए। उसके बगल में खड़ी लड़की हमेशा एक एडमायरिंग चमकदार चेहरे के साथ उसे देख रही थी। जो नाइट सॉर्ड मैंने पकड़ी है वो भी उसी पैकेज में थी। नौजवान के हाथ में नाइट सॉर्ड एक साधारण चांदी की सॉर्ड थी जिसे +3 तक अपग्रेड किया गया था। ओ माय गॉड, सो कूल। तुम किसी लेजेंड्स के वॉरियर्स की तरह हो। खूबसूरत लड़की की मीठी मुस्कान और तारीफ ने उस नौजवान को बिजली के झटके की तरह फ्रीज कर दिया। बस एक मुस्कान से ही उसने फ्यूचर में उन दोनों की करीबी डेटिंग का सीन कल्पना कर लिया। फिर रेड रोज पेटल से ढके पहले किस का सीन भी नजर आया। गोल्डन सनसेट के नीचे चमकते नदी के किनारे पर एक रोमांटिक मैरिज प्रपोजल, और फिर प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ दोनों की मैरिज। उसके बाद प्यारे और गर्मजोशी वाले बच्चों के साथ फैमिली लाइफ। हम अपनी बेटी का नाम क्या रखेंगे? नौजवान जब एक खूबसूरत फ्यूचर की कल्पना कर रहा था तभी उसके बगल में चल रही लड़की अचानक रुकी, मुस्कुराई और बोली, चलो हम आखिरकार पहुंच गए। उसके कहने पर नौजवान ने सावधानी से आसपास देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वे घने फॉरेस्ट के बहुत अंदर आ गए थे, जहां बहुत कम लोग गुजरते थे और आसपास सब कुछ शांत और नॉर्मल लग रहा था। हम पहुंच गए, मतलब ये तो बस फॉरेस्ट का बीच है मेरे पास। स्विश। नौजवान अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही लड़की का सेप्टर उसके शरीर में घुस चुका था, जिससे वो बुरी तरह हक्का बक्का रह गया। ब्लड को दर्शाने वाली एनर्जी बार लगातार कम हो रही थी और अब बिल्कुल बॉटम तक पहुंचने वाली है। जब तक लड़की ने सेप्टर को बाहर निकाला, नौजवान बेबस होकर जमीन पर कमजोरी से गिर चुका था। उसका चेहरा डर और डिसबिलीफ से भरा था। हालांकि यह एक वर्चुअल रियलिटी गेम था, लेकिन सारी भावनाएं, सेंसेशंस बिल्कुल असली थीं। ताज़ा रेड ब्लड और उसकी तेज गंध के साथ उसने हकलाते हुए उस लड़की से सवाल किए जो अब एकदम शांत हो चुकी थी। तुम कौन हो? तुमने अचानक ऐसा क्यों किया? क्या वो मेरा वेपन लेना चाहती है? ये शब्द सुनकर लड़की के आड़ू की पंखुड़ियों जैसे पूरे होठों पर एक नफरत भरी मुस्कान खिल गई। मुझे इस ट्रैशी सिम की कोई परवाह नहीं है। लड़की के चेहरे पर अभी भी पहले जैसी ही मीठी मुस्कान थी, लेकिन शब्द और टोन पूरी तरह 180 डिग्री बदल चुके थे। इससे नौजवान तुरंत पत्थर जैसा बन गया। मेरा असली इरादा तुम्हें यहां फंसाना था और फिर तुम्हें किल करना था, क्योंकि इस फॉरेस्ट में बहुत कम लोग आते हैं। नौजवान ने जल्दी से अपने घाव को पकड़कर बैठते हुए पूछा, क्यों? फिर मेरे को एक साथ हंटिंग पर चलने के लिए इनवाइट क्यों किया? हाहा, वो तो बस एक झूठ था। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ लड़कों के साथ टीम क्यों बनाऊंगी? एक पैथेटिक, इग्नोरेंट और सिम लॉर्ड। स्टॉप बाकिंग और चुप हो जाओ। तुमने मेरी टॉलरेंस की लिमिट पार कर दी है, यू बिच। उसकी आंखें लाल थीं और वो अपने सामने खड़ी लड़की को बेहद गुस्से से घूर रहा था। जैसे ही उसने बात खत्म की, लड़की का सेप्टर फिर से घूमा और इस बार उसने उसके शरीर को पूरी तरह से काट दिया। ताज़ा ब्लड को बहते हुए देखकर लड़की ने ठंडे और डरावने अंदाज में पूछा, तुमने अभी क्या बाक किया यू डॉग? ठीक इसी मोमेंट लड़की का अनाउंसमेंट सुनाई दिया और उसके बाल हवा में लहराने लगे। कंडीशंस हैव बीन मेट। एक हिडन प्रोफेशन पर स्विच करने के लिए ग्रेडिंग प्रोसेस शुरू किया जाए। उसी मोमेंट, एक इंस्टेंट में लड़की ने एक नए आउटफिट, एक नए सेप्टर और एक नए हेयर स्टाइल के साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया। वो अपने शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कर रही थी और करियर चेंज ऑपरेशन पूरा हो चुका था। अब वो लाइफ गॉडेस प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। सिस्टम अनाउंसमेंट को सुनकर लड़की के होठों पर एक मीठी मुस्कान खिली। आखिरकार 1000 लोगों को किल कर दिया। हा। रेड जेम और 2 विंग्स वाले सेप्टर को पकड़े हुए खुश होते हुए भी लड़की का पैर उस कॉर्प्स पर जिसे अभी अभी किल किया था सीधे कदम रखने से नहीं चूका और फिर वो ठंडे अंदाज में चली गई। इस तरफ घने फॉरेस्ट के बीचों बीच नौजवान का कटा हुआ शरीर। अचानक सिस्टम की अनाउंसमेंट गूंजी, यू हैव लॉस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विल रिवाइव इन अ सेफ एरिया। पलक झपकते ही जिस नौजवान को अभी अभी किल किया गया था, वो अब शहर के इस सुनसान कोने में रिवाइव हो चुका था। योर कैरेक्टर हैज बिन रिवाइव्ड। वो वहां चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसका दिमाग अभी भी लड़की के कहे गए शब्दों में उलझा हुआ था। वो कड़वे, अब्यूज और कंटेम्प्ट से भरे शब्द, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं था। नौजवान के होंठ कसकर भिंच गए और उसे इस गेम में अपने साथ हुए वाकये याद आने लगे। उसने तेजी से अपना बैग टटोला
कुछ ढूंढते हुए फिर उसने एक लकड़ी का हैमर बाहर निकाला। और ये है स्ट्रेंथनिंग हैमर, एक डिवाइस जो वेपन्स के स्टैट्स को बढ़ा सकता है। लकड़ी का हैमर हाथ में लेकर नौजवान ने अपनी +3 स्टैट वाली नाइट सॉर्ड निकाली। हाथ में हैमर लिए वो पूरे पागलपन में था। नौजवान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई और +3 नाइट सॉर्ड पर जोर से वार किया। एक हल्की पीली रोशनी चमकी, आसपास एनर्जी की लहरें फैल गईं। उसके दांत भिंच गए अपनी सॉर्ड को घूरते हुए, क्योंकि पावरफुल बनने का सबसे तेज तरीका इस आइटम को स्ट्रेंथन करना ही था। यू हैव फेल्ड टू स्ट्रेंथन द आइटम, द आइटम हैज बिन डिस्ट्रॉयड। यह अनाउंसमेंट सुनकर नौजवान के दिमाग की तर्क की डोर टूट गई। ऐसे ही रुक नहीं सकता। अगला आइटम जिसे स्ट्रेंथन करना था वो थे शार्प ग्लव्स, जिसका करंट स्ट्रेंथनिंग स्टैट था +5। उसकी आंखें लाल थीं और उसने अपने शार्प ग्लव्स पर जोर से वार किया। फिर भी फेलियर अनाउंसमेंट के साथ उस छोटी सी गली में हैमर मारने की आवाज लगातार गूंजती रही। पर वक्त गुजरता गया और स्ट्रेंथनिंग फेल होने पर उसके शरीर पर मौजूद सारे आइटम्स, कपड़ों से लेकर वेपन्स तक, डिस्ट्रॉय हो गए। नौजवान के होठों पर एक खामोश मुस्कान खिली और आंखें खाली थीं। सारा इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। छोड़ो, इस ट्रैश गेम में और क्या ही खोना बाकी है। वो हताश था क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवेयर पहन रखी थी। तभी कहीं से एक लकड़ी की टहनी गिरी जिसने उसका ध्यान खींचा। यह एक लकड़ी की स्टिक थी, नॉविसेस के लिए एक बेसिक वेपन, जिसकी पहचान थी कि यह बहुत वीक होती है। इस उलझन भरी बात ने नौजवान को मजबूर किया कि वो अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखे। उसके सामने एक गूफी फेस और बज़कट वाला कैरेक्टर खड़ा था, जो मूर्खता भरी मुस्कान के साथ अपना हाथ अकड़कर हिला रहा था। क्या गलत है ये कैरेक्टर का हिलता हुआ एक्सप्रेशन? लगता है इसकी अपीयरेंस ही ऐसी है जो इतनी बेवकूफ दिखती है। कैरेक्टर को ऊपर नीचे कूदते देख नौजवान ने सामने पड़ी लकड़ी की स्टिक को देखा और धीरे धीरे उसे कुछ समझ आया। उसने अपना स्ट्रेंथनिंग हैमर लिया और लकड़ी की स्टिक पर जोर से वार किया। तुरंत ही सिस्टम की खुशी भरी अनाउंसमेंट गूंजी, स्ट्रेंथनिंग द इक्विपमेंट वॉज सक्सेसफुल। लकड़ी की स्टिक +1 एडिशनल डैमेज +1 तक स्ट्रेंथन हो गई है। बिना रुके उसने एक और स्ट्रेंथनिंग हैमर से जारी रखा। स्ट्रेंथनिंग द इक्विपमेंट वॉज सक्सेसफुल। लकड़ी की स्टिक +2 एडिशनल डैमेज +2 तक स्ट्रेंथन हो गई है। लगातार 2 सक्सेसफुल स्ट्रेंथनिंग्स ने उसके चेहरे को और भी ज्यादा अकड़ा हुआ और बेजान बना दिया। लाइफ सच में अनिश्चित है। हैमर मारने की आवाज लगातार जारी रही। सिस्टम ने भी लगातार अनाउंसमेंट किया, स्ट्रेंथनिंग द इक्विपमेंट वॉज सक्सेसफुल। पता नहीं कितना समय गुजरा, लेकिन लकड़ी की स्टिक अब +6 तक स्ट्रेंथन हो चुकी थी और एडिशनल डैमेज +64 तक बढ़ गया था। स्ट्रेंथनिंग अभी भी सक्सेसफुल हो रही है, जिससे नौजवान और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। क्या हो रहा है? क्या ये फटने वाला है? क्या हो रहा है? बड़ी लकड़ी की स्टिक को मैक्सिमम तक स्ट्रेंथन किया जा चुका है और फिलहाल इसका स्ट्रेंथनिंग लेवल है वुडन स्टिक +99। उसने धीरे से लकड़ी की स्टिक उठाई, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ अभी भी शांत नहीं हो पाए। लकड़ी की स्टिक को देखते हुए उसके दिमाग में 1000 सवाल आ गए और वो बस चुप रह सका। ये क्या बकवास हो रही है? +99 तक स्ट्रेंथन हो गया? ये अनबिलीवेबल है। इसे 10 से ज्यादा बार स्ट्रेंथन करने के बाद सक्सेस का चांस 5% से कम नहीं होता? फिर भी इसे इस तरह मैक्सिमम तक स्ट्रेंथन करना कैसे मुमकिन है? क्या ये ग्लिच्ड है? वो थोड़ी देर उसके हाथ से लकड़ी की स्टिक अचानक जमीन पर गिर गई। नौजवान घबरा गया और लकड़ी की स्टिक को पकड़ने के लिए हाथ उठाए। उसके हाथ ने लकड़ी की स्टिक पकड़ ली और वो वहीं खड़ी हो गई। पर इत्तेफाक से लकड़ी की स्टिक का सिर उसी वक्त सख्त टाइल्ड ग्राउंड को भी छू गया। अचानक एक भयानक अर्थक्वेक आया, जिस पर नौजवान कोई रिएक्ट नहीं कर पाया और बस वहीं जड़वत खड़ा रहा। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ इतना देखा कि लकड़ी की स्टिक के हल्के से छूने ने एक भयानक एनर्जी पैदा कर दी थी, जो सीधा आगे बढ़ी और शहर के कई घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने एक पतला सा क्लोक पहना, जिससे उसका नंगा शरीर बस थोड़ा सा ढका। हाथ में एक वुडन स्टिक पकड़ी और गलियों में भटकने लगा। उसकी मोटी जुल्फों के पीछे छिपी बेवकूफ सी आंखें किसी को उसका एक्सप्रेशन देखने नहीं दे रही थीं। तभी शायद किसी गहरी सोच में डूबे होने के कारण वो अचानक गली में एक लंबे और हट्टे कट्टे आदमी से टकरा गया। तुरंत उस आदमी ने अपना मुंह घुमाया। उसका चेहरा स्कार्स से भरा था। वो गुस्से से दहाड़ा, क्या कर रहा है तू?
उस विशाल मस्कुलर हैंड्स वाले आदमी ने नौजवान का क्लोक जोर से पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। मरना चाहता है तू डैम नूब, तुझे दिखता नहीं कहाँ जा रहा है। उस आदमी के बगल में खड़ी खूबसूरत लड़की हंसते हुए बोली, शांत हो जाओ हनी, ये डर गया है। उस लंबे आदमी के खींचने के बावजूद नौजवान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने जरा भी इमोशन नहीं दिखाया। उसने अपना मुंह खोला और उस लंबे आदमी को गाली दी, यू पिग। वो गंजा और लंबा आदमी ये सुनकर अवाक रह गया। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर गुस्से से पूछा, क्या कहा तूने कमीने? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, नौजवान के हाथ में मौजूद वुडन स्टिक उस आदमी के सिर पर जा लगी। नूब की इस हरकत से वो गंजा आदमी फिर हैरान हुआ। उसने वुडन स्टिक की तरफ देखा। उसका गुस्सा पीक पर पहुंच चुका था। क्या हुआ? तूने मुझे मारा? क्या कर सकती है ये वुडन स्टिक, कमीने? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उस वुडन स्टिक से एक चकाचौंध करने वाली लाइट निकली। वो अपने साथ एक खौफनाक एनर्जी स्ट्रीम लेकर आई थी। पल भर में वो लंबा और ताकतवर आदमी उस डिस्ट्रक्टिव पावर में समा गया। उसकी गर्लफ्रेंड हैरान थी। वो अपना मुंह भी बंद नहीं कर पा रही थी। वुडन स्टिक की डिस्ट्रक्टिव पावर वैसी ही भयानक थी जैसी पहली बार दिखाई दी थी। इसने पूरे नेबरहुड में एक चकाचौंध एनर्जी पैदा कर दी थी। जब लाइट गायब हुई तो उस आदमी का कोई निशान नहीं बचा। वो पूरी तरह राख बन चुका था। धुएं के बीच लोग सिर्फ उस नूब नौजवान को और उसकी वुडन स्टिक को ही देख पा रहे थे। एक आम सी वुडन स्टिक, मगर इसमें इतनी भयानक पावर क्यों है? ये सही है, आज से मैं ही इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा, कोई और नहीं। यहीं इसी वक्त आई एम द मेन कैरेक्टर। नौजवान के होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। वो एक ग्लोरियस न्यू बिगिनिंग का स्वागत करने के लिए तैयार था। तभी अचानक उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की घंटी बजी। वो एक पल के लिए रुक गया। वार्निंग वार्निंग, वेपन ड्यूरेबिलिटी इज लो, वुडन स्टिक लेवल +99, ड्यूरेबिलिटी इज 3 out of 5 एंड दिस वेपन कैनॉट बी रिपेयर्ड। उसके होठों की कॉन्फिडेंट स्माइल गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जिसे बयां करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान से जमीन पर आ गिरा हो। वो तेजी से सिटी स्क्वायर छोड़कर एक छोटी और सुनसान गली में चला गया। वहां वो हताश होकर बैठ गया। अपने पैरों को गले लगाकर सामने रखी वुडन स्टिक को देखता रहा। यह एक्सप्रेशन सचमुच दयनीय था। लग रहा था फेट इस बच्चे के साथ खेल खेलना चाहती है। लेवल 99 वाली यह वुडन स्टिक दरअसल न्यूबीज के लिए एक बेसिक वेपन थी। इसकी लो ड्यूरेबिलिटी की वजह से यह सिर्फ कुछ ही हिट्स के बाद टूट जाएगी, और अभी इसकी ड्यूरेबिलिटी 5 में से सिर्फ 3 बची थी। वुडन स्टिक स्टैट्स वाली स्क्रीन उसकी आंखों के सामने थी। यह इस अजीब बात का सबसे स्पष्ट प्रूफ था। ये जानकारी मिलते ही वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से छटपटाने लगा और चीखने लगा। लानत है, 2 बार मारने से ही ड्यूरेबिलिटी 5 से 3 कैसे हो गई? अब सिर्फ 3 हिट्स ही बची हैं। लानत है, ये जिंदगी इतनी मिजरेबल क्यों है? नौजवान ने विशाल नीले आसमान की तरफ देखते हुए पूछा, इस हिसाब से तो मैं खत्म हूं। मेरे हीरोइक ड्रीम का क्या होगा? मेरा सपना था कि जो लोग मुझे नीचा देखते हैं उनकी मैं अच्छे से खबर लूं और उस इनोसेंट दिखने वाली लेकिन विकेट गर्ल से रिवेंज लूं। अब क्या करूं जब वुडन स्टिक सिर्फ 3 बार अटैक कर सकती है? कई क्योटिक थॉट्स एक के बाद एक उसके दिमाग में आने लगे, जिससे वो थक गया। उसने दांत भींचे जैसे कुछ फैसला कर लिया हो। अचानक उसके चेहरे से निराशा का भाव गायब हो गया। वो झल्लाते हुए अपनी वुडन स्टिक के साथ बैठ गया। ठीक है, वैसे भी सिर्फ 3 हिट्स बची हैं और ये बदला नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो मुझे जाना होगा। वो एक अंधेरी और धुंधली लैंड थी जो भयानक स्कल से भरी थी। ये वैली ऑफ द डेड थी, इस वर्चुअल वर्ल्ड की एक एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेस जिससे हर कोई बचना चाहता था। एक इंसान के नंगे पांव धीरे धीरे हर एक स्कल पर पड़ रहे थे। यहां आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान था। उसके चेहरे पर कोई डर या बेचैनी नहीं थी। वो सिर्फ सूखे हड्डियों से बनी जमीन पर स्टेडी होकर आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो कुछ बुदबुदा रहा था जो साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके आसपास स्कल्स की परतें कांपने लगीं। वाइब्रेशन छोटे से शुरू हुआ और धीरे धीरे और भी हिंसक हो गया। इस पर नौजवान रुक गया। उसका चेहरा हल्का सा दिखाई दे रहा था और काफी शांत लग रहा था। एक तेज शेकिंग के बाद उसके सामने का कोहरा धीरे धीरे छटने लगा। उसी जगह से एक दहाड़ आई, जिसके बाद गंदी हवा के झोंके आए। बहुत जल्दी कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया। एक विशाल भयानक क्रीचर की चमकीली आंखें सामने आईं। नहीं, एक जोड़ी आंखें नहीं, एक सिर नहीं। ये मॉन्स्टर एक 2-हेडेड मॉन्स्टर था जिसके बड़े विंग्स थे जो आसानी से पूरे आसपास के स्पेस को ढक रहे थे।
अजनबी की आकृति को देखकर टू हेडेड मॉन्स्टर ने गुस्से में दहाड़ा। यह एक थ्रेट थी और अपनी महान एग्जिस्टेंस की घोषणा भी। लेकिन अफसोस उसकी इस इंटिमिडेशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वो इंसान अभी भी वहीं खड़ा था, एक कदम भी नहीं हिला। विशाल मॉन्स्टर का हाथ, जो एक छोटे घर जितना बड़ा था, तेज क्लॉज के साथ अचानक घूम गया। ये क्रोनोलाइफ वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर बॉस था। ये अल्टीमेट लेजेंडरी मॉन्स्टर था और इसका नाम टू हेडेड ड्रैगन यूरिस था। अपने सामने खड़े छोटे इंसान को देखकर मॉन्स्टर ने दहाड़ा। उसकी आवाज ऐसी थी जिसे इंसान समझ सकते थे। तुमने डेथ की बाउंड्री पार कर ली है, तुम मूर्ख नाजुक इंसान। ओह, कमजोर और मूर्ख मानव, अपनी जिंदगी यहीं छोड़ दो। लेकिन जैसे ही उसने अपना तीसरा वाक्य पूरा किया, एक रे ऑफ एनाहिलेशन ने उसके एक सिर को पूरी तरह से निगल लिया। उस पल में टू हेडेड मॉन्स्टर का एक सिर जलकर अलग हो गया। बस एक खूनी गर्दन बची थी। हैरान और समझ न पाते हुए कि क्या हुआ, बचे हुए सिर वाला ड्रैगन, जिसके हार्ट शेप नोज थी, अपनी कटी हुई गर्दन को चुपचाप हैरानी से देखता रहा। कहने की जरूरत नहीं, वो एक इंसान के कारण था। और एक ड्रैगन हेड को उड़ा देने के बाद, जिससे टू हेडेड ड्रैगन शांत हो गया था, नौजवान ने ठंडे लहजे में कहा, वैसे भी अगर सिर्फ 3 हिट्स बची हैं और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मैं। यह कहते हुए उसकी नजर बचे हुए एक सिर वाले ड्रैगन पर पड़ी। यह देखकर वो अचानक सहम गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अभी हैमर की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 2 बची है। इसका मतलब है इसे सिर्फ 2 बार और इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखकर नौजवान ने धीरे से वुडन स्टिक ऊपर उठाई और कहा, अगर ऐसा है तो मैं क्यों न इस गेम के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को ही पकड़ लूं। क्या बड़ी बात है। ये कहते हुए उसकी आंखें पागलों की तरह चौड़ी हो गईं। वो मॉन्स्टर को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई स्वादिष्ट खाना हो। इस लुक से डरा हुआ टू हेडेड ड्रैगन जल्दी से दहाड़ा और फिर उसे रोकने के लिए अपनी आवाज धीमी कर ली। रुको 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 रुको, 1 मिनट, कृपया एक पल रुकिए। सामने ड्रैगन की लड़खड़ाती घबराई हुई आवाज सुनकर नौजवान ने गुस्से से पूछा, क्या है? हाँ, मुझे कुछ कहना है, प्लीज मेरा इंतजार कीजिए बिग ब्रदर। ड्रैगन की आवाज एक तो दयनीय थी, ऊपर से वो प्यारा और बेचारा बनने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर किसी को भी गूज़बम्स आ सकते थे। बिग ब्रदर, क्या आपने मुझे अभी फ्रैजाइल क्रीचर नहीं कहा था? बिग ब्रदर, वो स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे दी थी, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैं आमतौर पर ऐसा एक्ट नहीं करता हूं। बिग ब्रदर, मुझे गलत मत समझिए, मैं दुनिया का सबसे वर्चुअस और ओबीडियंट ड्रैगन हूं। पर बिग ब्रदर, आखिर आपकी आइडेंटिटी क्या है? नौजवान को उसके सवालों से हेडेक होने लगा। उसने उसे डराने के लिए वुडन स्टिक ऊपर उठाई। तुम बहुत बोलते हो, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन तुरंत डर गया और फिर से भीख मांगने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए बिग ब्रदर। उसकी दयनीय चिपकी हुई गुहार के सामने नौजवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने धीरे से वुडन स्टिक नीचे टैप की। रे ऑफ एनाहिलेशन फिर से दिखाई दी, जिससे आसमान हिल गया और जमीन कांप उठी। ड्रैगन उस रे से ढक गया, लेकिन इस बार रे से ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। इससे उसका शरीर सिर्फ पैरालाइज्ड हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज के साथ उसका विशाल शरीर बेबस होकर जमीन पर गिरा। इससे जमीन हिल गई और धूल के बादल उठ गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कोई डैमेज नहीं हुआ है और उसका बचा हुआ सिर अभी भी सही सलामत था, मगर जो दर्द उसके पूरे शरीर पर छा गया था उससे वो हिल नहीं पा रहा था। वो बस कांपते हुए वहां लेटा रहा, धीमी आवाज में कराह रहा था। इस वक्त नौजवान उसके पास खड़ा था। उसने आह भरी। उसने अपनी वुडन स्टिक को देखा और कहा, करंट ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 1 है और अब सिर्फ 1 हिट ही बची है जो इस्तेमाल की जा सकती है। ये कैसे हुआ? अगर ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम न होती तो कितना अच्छा होता। शांत पड़ा ड्रैगन नौजवान की लिमिट सुनकर अचानक अपनी चमकीली आंखें उत्साह से चौड़ी कर लीं। वो हड़बड़ी में चिल्लाया, ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम है बिग ब्रदर। अगर बात इसकी है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसकी ये आवाज सुनकर नौजवान ने उसे डराने के लिए ठंडे लहजे में वुडन स्टिक उठाई। लेकिन जब उसने ड्रैगन की बात साफ सुनी तो वो थोड़ा रुका। उसने हैरानी से उससे पूछा, क्या कहा तुमने? अचानक, इससे पहले कि ड्रैगन जवाब दे पाता, नौजवान के सामने गेम सिस्टम से एक लाल नोटिफिकेशन बोर्ड आ गया। बोर्ड पर लिखा था, टू हेडेड ड्रैगन यूरिस मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट। डू यू एक्सेप्ट दिस क्वेस्ट? उलझन नौजवान पर छा गई। उसने ड्रैगन से पूछा, ये क्या बकवास है? यूरिस कांपते हुए उठने की कोशिश करने लगा। उसने जवाब दिया, रुकिए बिग ब्रदर, क्या आपने कभी ईगो सॉर्ड के बारे में सुना है? ईगो सॉर्ड? वो क्या है? बिग ब्रदर, इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसे बस सिंपली बताओ। हाँ, मैं इसे सिंपली बताता हूं। सीधी भाषा में कहूं
तो मैं बिग ब्रदर के वेपन में मर्ज हो जाऊंगा। यह ड्रैगन बॉडी छोड़ दिया जाएगा और सिर्फ मेरी सोल मर्ज होगी। अगर ऐसा होता है तो बिग ब्रदर के वेपन में एक ईगो आ जाएगा, और अगर यह ईगो सॉर्ड में इवॉल्व होता है तो वो वेपन इन्फिनिट ड्यूरेबिलिटी पालेगा। ड्रैगन की इन बातों से नौजवान इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो उसे घूरने लगा। कहा जाता है कि ईगो सॉर्ड इस क्रोनोलाइफ वर्ल्ड का हाईएस्ट लेवल वेपन है। ड्रैगन जितना ज्यादा एक्सप्लेन करता गया, नौजवान खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो मुस्कान बड़ी होती गई और सूखी हड्डियों वाली जमीन पर गूंजने लगी। ड्रैगन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो अपनी अजीब हार्ट शेप्ड नोज के साथ हंसने की कोशिश करता रहा। बिग ब्रदर, क्या आप मेरे प्रपोजल से संतुष्ट हैं? ड्रैगन के पूछने पर नौजवान वहीं खड़ा होकर देर तक जोर से हंसता रहा। फिर उसने खुद से बड़बड़ाया, ओ माय गॉड, अगर ऐसा हुआ तो स्टोरी लाइन बदल जाएगी। अपने दिल के एक्साइटेड इमोशंस को बाहर निकालने के बाद नौजवान ने तुरंत हाथ बढ़ाया और अपने सामने खड़े टू हेडेड ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्ट बटन दबा दिया। ठीक है, तो फिर तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हा। पलक झपकते ही, सहमति होते ही, उसके पैरों के ठीक नीचे अजीब सिंबल्स वाली एक मैजिकल स्क्रीन दिखाई दी, जिससे चकाचौंध करने वाली रेज ऑफ लाइट निकल रही थीं। वो मैजिक सर्कल बड़ा होता गया, उसने नौजवान को ढका और ड्रैगन के पैरों तक फैल गया। कॉन्ट्रैक्ट और मैजिक सर्कल के असर से ड्रैगन के विंग्स धीरे धीरे गायब होने लगे, जब तक उसका पूरा विशाल शरीर नथिंगनेस में घुल नहीं गया। सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से सुनाई दी। ड्रैगन की सोल का सिंबल करती हुई एनर्जी धीरे धीरे सिकुड़ गई और नौजवान की वुडन स्टिक में प्रवेश कर गई। द सोल ऑफ द टू-हेडेड ड्रैगन यूरस इज मर्जिंग इनटू योर वेपन। वो वुडन स्टिक जैसे जिंदा हो उठी, उसमें जान आ गई थी और वो लगातार एक चकाचौंध रहस्यमय पर्पल लाइट छोड़ रही थी। उसका करंट लेवल अभी भी लेवल 99 था, लेकिन एक कमजोर न्यूबी वेपन से वो एक ईगो वेपन बन चुकी थी। वुडन स्टिक की बची हुई ड्यूरेबिलिटी इन्फिनिटी थी। बस इस इन्फिनिटी सिंबल को देखते ही नौजवान के दिमाग पर एक्साइटमेंट छा गया। इस पल नौजवान ने अचानक आसमान की तरफ देखा और कुछ महसूस करते हुए चारों ओर देखने लगा। पंख फड़फड़ाने के साथ तेज अजीब आवाजें आ रही थीं, जो बता रही थीं कि दूर से एक आर्मी करीब आ रही है। एक पल में हर दिशा से अनगिनत भयानक मॉन्स्टर्स दिखाई दिए। वे सभी नौजवान की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वे भयानक और चुभने वाली आवाजों में चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे, रिवेंज, हमारे मास्टर के लिए रिवेंज, सब चार्ज करो, अवेंज द टू-हेडेड ड्रैगन यूरस, अवेंज। रिवेंज की हर पुकार जैसे वेंजफुल स्पिरिट्स की मौत की चीख हो, उसके दिमाग की तरफ बढ़ रही थी। मगर नौजवान अभी भी चुपचाप वहीं खड़ा था, उसका बचने का कोई इरादा नहीं था। अब नौजवान के सामने अजीब और घिनौनी शेप्स के अनगिनत तरह के मॉन्स्टर्स थे। वे एक शक्तिशाली आर्मी में जमा हो चुके थे और वे टू-हेडेड ड्रैगन यूरस के लीजन थे। उसके होंठ कस गए और वो अचानक एक खुशी भरी मुस्कान में टूट पड़ा। ठीक है, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मॉन्स्ट्रस रिवेंज की पुकार ने नौजवान को उस औरत की याद दिला दी और वो पागल हो गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, मस्ट हैव रिवेंज, मस्ट हैव रिवेंज, मस्ट हैव रिवेंज। फिर एक भयानक एनर्जी की वेव हर चीज पर छा गई जो यूनिवर्स के बाहर के स्पेस से गुजर रही थी। किसी को नहीं पता कि वैली ऑफ द डेड में टू-हेडेड ड्रैगन यूरस की मॉन्स्टर आर्मी के साथ क्या हुआ। बस यही कि शहरों में हर कोई बहुत घबराया हुआ था जब उन्होंने देखा कि सोल्जर्स लगातार दीवारों पर नोटिसेस लगा रहे थे। यह एक वांटेड पोस्टर था जिस पर एक नौजवान का पोर्ट्रेट था। रॉयल सोल्जर्स की इस हरकत ने तुरंत आसपास के लोगों का ध्यान खींचा और वे इसे देखने के लिए जमा हो गए। ध्यान दें, ये एक नेशन वाइड वांटेड नोटिस है जिसका लेवल SSS है और इस पर अनप्रेसिडेंटेडली जेनरस रिवॉर्ड है। सिर्फ एक दिन में इस तस्वीर वाले व्यक्ति ने 800,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला है और ये गेम के हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट क्रिमिनल है। आप सब इस वांटेड पोस्टर के जरिए इसके अपीयरेंस को ध्यान से देखें। हमने दुनिया भर के 12 किंगडम्स और 3 कॉन्टिनेंट्स में एक साथ ये वांटेड पोस्टर बांट दिया है। ये कहते हुए सोल्जर्स ने जोर से चिल्लाया, जिसने सबको चौंका दिया। इस क्रिमिनल को पकड़ने का रिवॉर्ड 1 बिलियन गोल्ड है। जैसे ही घोषणा खत्म हुई, आसपास के लोग पूरी तरह से चुप हो गए। बगल की गली में लग्जूरियस चकाचौंध आर्मर्स और एकजुट कदमों की एक श्रृंखला दिखाई दी। आर्मर और गोल्डन क्लोक्स में बड़ी संख्या में सोल्जर्स अजीब सिंबल्स वाले फ्लैग्स लिए हुए एक आर्मी बनाकर गली में परेड कर रहे थे। आसपास के लोग इस दृश्य से एक बार फिर हैरान थे, क्योंकि वे पहचान गए थे कि आर्मर पर बने पैटर्न का क्या मतलब है। यह पैटर्न इंपीरियल गार्ड का सिंबल है। इस पल किसी तेज नजर वाले ने चिल्लाकर सबका ध्यान खींचा, देखो, वहां देखो।
जो परेड के सामने चल रही है वो होली ऑर्डर की मास्टर है जिसे सैंटली कहते हैं। वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसका चेहरा जेंटल था मगर उसका शरीर शक्तिशाली और प्रभावशाली आर्मर से ढका हुआ था। इतना ही नहीं, उसके पीछे आई कैचिंग रेड क्लोक्स वाले लोगों की एक श्रृंखला थी। सफेद क्रॉस और रेड क्लोक, यह सबसे मजबूत क्रूसेडर स्क्वाड है। इसमें सिर्फ 10 इलीट सोल्जर्स हैं जिसे क्रूसेड ऑर्डर कहा जाता है। और वो आदमी जिसके रेशमी गोल्डन हेयर हैं और बाईं आंख पर क्रॉस शेप स्कार है, वो सूहो है क्रूसेड ऑर्डर का मास्टर। इतना ही नहीं, एक और आर्मी थी जो हल्के पर्पल विजर्ड रोब्स में थी, जिसका नेतृत्व रहस्यमय और आकर्षक पर्पल हेयर वाली एक लड़की कर रही थी जिसके पास एक खूबसूरत सेप्टर था। वो होली लैंड की मास्टर है और सबसे शक्तिशाली रॉयल विजर्ड जिसे एब्राकाडाब्रा कहते हैं। उसके बाद क्लोक्स में एक और आर्मी दिखाई दी और लीडर एक मुस्कुराता हुआ मास्क्ड मैन था। उसका नाम होंग है और वो थीव्स गिल्ड का मास्टर है जो शिवलरस थेफ्ट में माहिर है। इस आर्मी के सोल्जर्स सभी मजबूत और चमकीले सिल्वर आर्मर पहने हुए थे। उनका गहरे रंग का फ्लैग जिस पर सफेद ड्राइंग थी वो भी सुबह की हवा में फड़फड़ा रहा था। सिल्वर आर्मर में सभी नाइट्स ने अपनी चमकीली स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई थीं और वे 2 पंक्तियों में खड़े थे एक नौजवान का स्वागत करने के लिए जो धीरे धीरे करीब आ रहा था। बीच में अल्फाज वाला एक हैंडसम नौजवान था जो ड्यूक ऑफ आर्डन था। मास्टर्स के लगातार आने से हर किसी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। आज यहां इस दुनिया के 5 ऑर्डर्स के मास्टर्स अपनी आर्मीज के साथ इकट्ठे हुए थे। वे हैं मास्टर ऑफ द गिल्ड, द क्रूसेड, द होली लैंड, द थीव्स गिल्ड और आखिर में द जस्टिस गिल्ड। ये दुनिया के 5 ऑर्डर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 मास्टर्स का पहला अलायंस है। सबके जमा होने के बाद ड्यूक ऑफ आर्डन ने, जो जस्टिस गिल्ड का भी हेड था, जोर से घोषणा की, वर्ल्ड्स मास्टर गिल्ड अलायंस के लीडर के तौर पर मैं ये ऑर्डर देता हूं। हम दुनिया के अलाइड मास्टर्स हिस्ट्री के सबसे क्रूर क्रिमिनल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर वॉर की घोषणा करते हैं। ऑर्डर्स के सोल्जर्स, ध्यान से सुनो और उसकी तस्वीर को गौर से देखो। हर कोई पूरी दुनिया में उसका शिकार करो और इस क्रूर क्रिमिनल को जाने मत दो। इस समय किसी शहर के एक कोने में उन लोगों के मुंह में मौजूद क्रिमिनल अपने हाथ में पकड़ी वुडन स्टिक को देर तक खाली नजर से देख रहा था। अचानक 2 हेडेड ड्रैगन की सोल उस स्टिक से बाहर निकली। नौजवान इतना चौंक गया कि वो बकवास करने लगा। आप अच्छे मूड में हैं बिग ब्रदर। ये क्या बकवास है? ये सिर स्टिक से बाहर क्यों निकल रहा है? नौजवान ने डर से अपनी आंखें पागलपन से चौड़ी कर लीं और पूछा। 2 हेडेड ड्रैगन की मिनी सोल मुस्कुराई और बोली, बिग ब्रदर, मैं 2 हेडेड ड्रैगन यूरिस हूं। उसका जवाब और परिचय सुनकर नौजवान का गोल मुंह हैरानी से बंद नहीं हो पाया। बस एक हल्की एक ही आवाज निकली। वैली ऑफ द डेड में मिले ड्रैगन की विशाल शक्तिशाली छवि याद करते हुए और फिर इसकी तुलना अभी ड्रैगन की सोल की छोटी भोली छवि से करते हुए नौजवान बोल नहीं पाया। सिर्फ बिग ब्रदर ही मुझे सुन और देख सकते हैं। नौजवान हैरान और दिलचस्पी दोनों से अपनी उंगली से ड्रैगन के गाल को कुरेदने लगा और चिल्लाया, ये और भी सॉफ्टर हो गया है। खैर, मैं लगभग सिचुएशन समझ गया हूं, लेकिन 2 हेडेड ड्रैगन तुमने दूसरा सिर कहां बेच दिया? नौजवान के पूछने पर ड्रैगन अचानक जम गया और फिर से दोहराया, हाँ, दूसरा सिर? फिर उस मूर्ख ड्रैगन ने चारों ओर देखा। उसे पता चला कि उसका दूसरा सिर गायब हो गया है। कब से? हाँ, क्या हो रहा है? मेरा दूसरा सिर कहां गया? अगर मुझे पता होता तो मैं तुरंत मर जाता। जब वे 2 मास्टर और सर्वेंट होश में नहीं थे तो एक कागज उनके सामने हवा से उड़कर आया। ये क्या है? उसने धीरे से झुककर कागज उठाया। कागज की सामग्री देखकर वे दोनों डर गए। ये एक वांटेड पोस्टर था और वांटेड पोस्टर पर मौजूद नौजवान कोई और नहीं बल्कि यही नौजवान था। खुद को 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स के प्राइस पर वांटेड देखकर वो घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। यह सिर्फ एक नहीं है, आकाश से इसी तरह के वांटेड पोस्टर्स की एक श्रृंखला गिर रही है। ओ माय गॉड! तभी उसने अपने आसपास ध्यान दिया। उसने देखा कि उसके वांटेड पोस्टर्स आसपास की दीवारों पर, सड़कों पर और दुकानों के सामने हर जगह चिपके हुए हैं। यहां तक कि पिलर्स और साइंस पर भी। हर जगह जहां चिपकाया जा सकता था वांटेड पोस्टर्स से भरी थी। वो दृश्य देखकर और मामले की जड़ समझते हुए 2 हेडेड ड्रैगन की सोल उत्साह से चिल्लाई, बिग ब्रदर से यही उम्मीद थी। सिर्फ एक हिट से 800,000 लोगों को मिटा दिया। यह लेवल सचमुच बेमिसाल है बिग ब्रदर। अगर वो रिवॉर्ड 1 बिलियन गोल्ड है तो इसे रियल मनी में बदलने पर यह 1 बिलियन होता है। आप सचमुच सबसे अच्छे हैं। ड्रैगन चारों ओर उड़ता रहा और बड़बड़ाता रहा, जबकि नौजवान हाथ में चिकन लेग लिए सड़क पर टहल रहा था। खाते हुए उसने ड्रैगन को जवाब दिया, तुम जैसे कैरेक्टर। गेम में रियल कैश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना गेम के रूल्स को तोड़ना है ना? ये सुनकर ड्रैगन ने गुर्राया और जवाब दिया,
किसे फर्क पड़ता है? मैं वैसे भी जल्द ही मरने वाला हूं। ओह हाँ, मैं भूल गया, लेकिन तुम अब बहुत ज्यादा बोल्ड हो रहे हो। पर हाँ, अब बिग ब्रदर का क्या प्लान है? इस तरह के रिवॉर्ड के साथ दुनिया भर के प्लेयर्स बिग ब्रदर की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, जानते हो? या हमें अभी ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए बिग ब्रदर? ड्रैगन की इस पागलपन भरी बात को नजरअंदाज करते हुए नौजवान खाता रहा और मामले पर विचार करता रहा। वांटेड पोस्टर में साफ लिखा है कि कल्प्रिट ने 800,000 लोगों को मारा, और ये जरूर इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने उस वक्त गलती से वुडन स्टिक गिरा दी थी। हेलो जेनजी फैंस, YouTube एनिमे 999 को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां मिलता है सबसे जबरदस्त एनिमे कंटेंट। और हां, अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो सिर्फ एक कमेंट लिखो, नेक्स्ट पार्ट चाहिए। बस अगले दिन ही तुम्हारे सामने नेक्स्ट पार्ट रेडी होगा।